हेलो हेलो। गुड इवनिंग। शुरू किया जाए। भारत पाकिस्तान सीमा सुरक्षा चुनौतियां लगभग हम लोग खत्म कर लिए हैं। और जो जो कुछ इंपॉर्टेंट लगा उसको अलग से हम लोगों ने फोकस कर दिया है। सीपेक लगभग मोटा मोटी समझ है। नया प्रॉब्लम जो सीमा सुरक्षा पर तस्करी की समस्या आई है, इसमें भी हम लोगों ने कुछ पढ़ा और कुछ ऑर्गेनाइज क्राइम में पढ़ लेंगे तो वहां कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। कश्मीर प्रॉब्लम, कश्मीर में टेररिज्म पढ़ते समय और क्लियर हो जाएगा, बट फिर भी लगभग हम लोगों ने वहां का बेस समझ लिया। इसमें एक लास्ट टॉपिक है, मैं सोचा आज डिस्कस कर दूं, तब भारत चीन सीमा पर हम लोग चलेंगे। ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि आपका सबसे बड़ा टॉपिक इसलिए है कि एक एक साल में चार चार क्वेश्चन इसी से पूछा गया है, और प्रीवियस ईयर सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कहीं से पूछा गया है तो इसी से पूछा गया है। तो हम लोग बॉर्डर सिक्योरिटी को जहां कम है, जहां गुंजाइश कम है, वहां जरूरत नहीं है ज्यादा। भारत नेपाल सीमा ज्यादा जरूरत नहीं है, भारत भूटान सीमा भी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन जहां जहां अभी सिक्योरिटी थ्रेट्स है वहां से क्वेश्चन बनने की गुंजाइश ज्यादा है। रहने दो ना बच्चा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मेरा तीनों सेगमेंट करेंट बेस्ड, या तो छोड़ दिया जाए नहीं तो पढ़ा दिया जाए, और छोड़ दिया जाए तो कुछ बचेगा नहीं। तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको कवर करता चलूं। आप लोगों के लिए थोड़ा मेहनत बढ़ेगा, लेकिन याद रखिएगा 1000 में 250 नंबर मान के चलिए, और 250 नंबर एक पेपर के बराबर होता है। इस पर अगर अच्छा से मेहनत कर दिया जाए, जो कोई नहीं कर रहा है, तो हम लोग यहाँ अच्छा खासा लीड ले सकते हैं। और सोशल इशू एक ऐसा पार्ट है आपका कि हमारा बच्चा कोशिश करेगा कि ऐसे भी सोशल इशू से ही लिखें, क्योंकि 2-3 ऐसे अगर आपके सोशल इशू से होते हैं तो आप कोशिश करोगे कि उसी में हम अटेम्प्ट करें, क्योंकि निबंध हम उसी में लिखना पसंद करते हैं जिसके बारे में नॉलेज हमारा थोड़ा ब्रॉड हो। तो ज्यादा पढ़ने का 2 फायदा होगा कि हम सोशल इशू को निबंध के रूप में भी ऑप्ट करेंगे, तो 250 नंबर अच्छी पकड़ 500 नंबर पे बनाई जा सकती है। और आपके इंटरव्यू में भी ज्यादा सवाल सोशल इशू पे ही पूछा जाता है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी या किसी पार्टिकुलर बहुत ज्यादा सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं होते हैं। सामाजिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे, राजनीतिक में भी जो कंटेम्प्रोरी है वो आईआर रिलेटेड मुद्दे, इकोनॉमी और बायोडाटा, यही सब आपके इंटरव्यू में फोकस्ड होता है। तो हम लोग इस तरीके से काम करें कि 250 नंबर हमारा यहां रिजर्व हो, सबसे बेस्ट। निबंध पे भी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा हो, और इंटरव्यू भी हमारा तैयार होता है। डन। हाँ, एक हाल में फिर से चर्चा में आ गया है सिंधु जल विवाद या इंडस ट्रीटी। ठीक है, तो आज हम इंडस ट्रीटी को फोकस करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसके लगभग डायमेंशन को कंप्लीट करें। ये इंडस ट्रीटी चर्चा में और ज्यादा इसलिए आया जब 22 अप्रैल को 2025 को पहलगाम में आतंकी हमला किया गया। और जिन लोगों ने आतंकी हमला किया बच्चा, उन्होंने नेशनल टेररिज्म का रिफ्लेक्शन नहीं दिया। नेशनल टेररिज्म का मतलब होता है किसी आजाद देश की मांग को लेकर
टेरर क्रिएट करना। और रिलीजियस टेररिज्म का मतलब होता है किसी धार्मिक मान्यताओं को दुनिया में स्थापित करने के लिए टेरर क्रिएट करना। पहलगाम हमला रिलीजियस टेररिज्म को परिलक्षित करता है, जहां हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता को भी फोकस्ड आतंकियों द्वारा किया गया और टारगेट करके हिंदुओं को मारा गया। हालांकि दोनों तरह का टेररिज्म वहां एक्टिव है, राष्ट्रवादी आतंकवाद भी है, धार्मिक आतंकवाद भी है। और जिस धर्म को आधार बना करके आतंक फैलाया जा रहा है वो है इस्लाम। इस्लाम धर्म को बचाने के लिए जिहाद का नारा देकर कुछ कट्टरपंथी पूरे दुनिया में टेरर फैला रहे हैं और इसे धर्म सम्मत कहते हैं। हमारे हिंदू बच्चे नहीं लेकिन मुस्लिम बच्चों को पता होगा कि इस्लाम में जो कुरान है माना जाता है कि वो सीधे अल्लाह द्वारा कही गई बातें, और कुरान में 114 सूरा है और हर सूरा या सूरत कहो इनसे 114 चैप्टर है और हर सूरा या सूरत में कई आयतें हैं। और जो पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने लोगों को उपदेश दिया उसको, उस संकलन को हम हदीस कहते हैं। जो उपदेशों का संकलन है, जैसे हमारे यहाँ रामायण है, महाभारत है, अलग अलग मतलब है, उसी तरह से मोहम्मद साहब के उपदेशों का संग्रह हदीस कहलाता है। और अल्लाह के जो कथन है वो कुरान में संकलित। और मैंने अभी कहा कि 114 सूरा है और उसका एक मैं जिक्र करना चाहूंगा यहां पर। क्या हो गया भाई? ये 5 नंबर सूरा का 32 नंबर आयत है। सूरत या सूरा, इसको सूरा या सूरत भी कहा जाता है, अल-माइदा उर्दू में है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन यहां किया गया है कि किसी एक बेगुनाह को मारना पूरी इंसानियत को मारना है। मतलब ये अल्लाह का कथन है। और एक बेगुनाह को बचाना पूरी इंसानियत को बचाना। किसी एक बेगुनाह की जान लेना पूरी इंसानियत के कत्ल करने के बराबर है। इस वजह से हमने बनी इस्राइल पर यह लिख दिया था कि जिसने किसी एक इंसान को नाहक कत्ल किया बिना इसके कि उसने किसी की जान ली हो या जमीन में फसाद फैलाया हो, तो उसने मानो पूरी इंसानियत को कत्ल कर डाला। और जिसने किसी एक जान को बचाया तो उसने मानो पूरी इंसानियत को बचा लिया। ये कुरान कहता है, जिसको अल्लाह का उपदेश कहा जाता है। और इसी कुरान को आधार बना करके एक कट्टरपंथियों का तबका है जो धर्म को आधार बना करके बम से सैकड़ों लोगों को उड़ा देते हैं। स्कूल के बच्चों को, ऐसे आतंकी हमले हुए पाकिस्तान में हुआ जहां स्कूल में बच्चों को उड़ा दिया गया। इस तरह का आतंक फैलाते और इसी को आधार बना करके इन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम में एक आतंकी हमला किया। और इस आतंकी हमले में लगभग 26 लोग मारे गए। मैक्सिमम पर्यटक थे और हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता को फैला करके इनको मारा गया। जैसे ही ये दुर्घटना घटी, हमारे प्रधानमंत्री जी सऊदी अरब की यात्रा पर निकले थे। उन्होंने बीच में अपनी यात्रा को रोका और भारत की तरफ रवाना हुए। हमारे गृह मंत्री से उन्होंने बात की और अमित शाह जी इमीडिएट दिल्ली से कश्मीर की तरफ रवाना हुए। और पूरे घटना की न केवल उन्होंने पर्यवेक्षण किया, बल्कि जहां जहां जो हुआ है, जितनी जानकारी हो सकती है उन्होंने लिया। पीएम मोदी कट शॉर्ट सऊदी विजिट, द रेजिडेंस फ्रंट ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, पहले भी चर्चा कर चुके हैं। पीएम मोदी कट शॉर्ट सऊदी विजिट आफ्टर डेडली कश्मीर टेरर अटैक एंड पहलगाम हॉरर, अमित शाह पेज ट्रिब्यूट टू विक्टिम्स ऑफ टेरर अटैक। ये घटना बीच में भी हम लोगों ने चर्चा में लाया है। इसके बाद हमारी घटना पर दुनिया के सभी देशों ने भारत के साथ देने का वादा किया। ट्रंप, पुतिन, मेलोनी एंड अदर वर्ल्ड्स लीडर कंडेम पहलगाम टेरर अटैक। और सभी लोगों ने कहा कि हम
इस मामले में इंडिया के साथ हैं। जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, मानवता के अगेंस्ट में हुआ है। टेस्ट टेस्ट टेस्ट। फिर हमारी बैठक होती है और हम अपनी बैठक में कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन लेते हैं। पहलगाम टेरर अटैक, इंडस ट्रीटी विद पाकिस्तान पुट ऑन होल्ड। इंडिया फ्लैग्स पाकिस्तान लिंक्स टू पहलगाम अटैक अनवेल्स 5 रॉन्ग रिस्पॉन्स। अटारी चेकआउट को हम, चेक पोस्ट को हम बंद कर देते हैं। राइट, पहला स्टेप हम लोगों ने लिया। इसके बाद जो भी पाकिस्तान के लोग इंडिया आए थे, हम कहते हैं कि 1 मई तक वो वापस जाए। इसके बाद हम लोग एक स्पेशल वीजा उनको देते थे, वो वीजा देना हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। जो भी उनके एम्बेसी के लोग यहां पर थे, उनको हम लोगों ने इंडिया छोड़ने का आदेश दिया। कुछ को, माने कुछ जो थे कुछ ही रहेंगे, और हमने वहां पर भी जो भारत का दूतावास था, वहां भी हमने संख्या कम करने का निर्देश दिया। कई स्टेप लिए, और इसी स्टेप में एक स्टेप था कि हमने इंडस ट्रीटी को सस्पेंड किया। और इंडस ट्रीटी को सस्पेंड करना हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। धीरे धीरे करके 7 स्टेप्स की चर्चा हुई। पहला स्टेप्स था सिंधु जल संधि को निलंबित किया जाना। अटारी एकीकृत चेक पोस्ट को बंद किया गया। एसवीएस वीजा के तहत भारत आने की अनुमति को रद्द किया गया। पाकिस्तानी उच्चायोग को खाली करने का निर्देश दिया गया। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग को क्षमता घटाने का निर्देश दिया गया। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं निलंबित कर दी गई, और अटारी, हुसैनीवाला और सादकी में रिट्रीट समारोह में अहम बदलाव किया गया। लेकिन यहां हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट? इंडस ट्रीटी, जो आज हमारे क्लास का फोकस पॉइंट है। इसीलिए ये इंडस ट्रीटी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। पहले भी काफी चर्चा का विषय रहा है, हर जगह हम इसको पढ़ते भी हैं। मैक्सिमम आप लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी संदर्भ में आपने पढ़ा भी होगा। यही आज का हम लोगों का टॉपिक है। बच्चा, हेलो, लाइट। ये वाला बुझा दो ना, ये बुझाओ ना, ये वाला बड़ा वाला। इसको हम कहते हैं फूल सुधार। दबाव नहीं बुझा, दूसरा दबाव नहीं बुझा, तीसरा दबाव नहीं बुझा, चौथा दबाव नहीं बुझा, फिर उसको ऑन करो, ऑफ करो। इसका सॉल्यूशन हो सकता है कि हम एक बार कुछ चिन्ह लगा दें और दिमाग में रहे कि कौन कौन लाइट किस किस स्विच से जलती बुझती है। इंडस ट्रीटी, सिंधु जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी, ये 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल क्षेत्र के बंटवारे को लेकर के की गई एक संधि है, जिसको इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। अब ये सिंधु जल क्षेत्र क्या है भाई? नाम सिंधु जल क्षेत्र कहा जाता है, सिंधु नदी का अंग्रेजी इंडस। लेकिन सिंधु जो है वो केवल एक नदी ही नहीं है, बल्कि पूरा एक वाटर बेल्ट है। इसके अंतर्गत 11.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आता है। आप जब हिमालय की तरफ नजर डालोगे तो वहां पर 6 नदियों को आइडेंटिफाई किया जाता है। सबसे इधर है सतलज, और सबसे पश्चिम में है सिंधु। सिंधु, झेलम, चेनाब उधर है 3, और सतलज, रावी, ब्यास इधर है 3। इसमें से सतलज का उद्गम चाइना से, और सिंधु नदी का उद्गम भी चाइना से, और बाकी जो 4 नदियां हैं, चेनाब, झेलम, रावी
व्यास, इन चारों नदी का उद्गम इंडिया से है। लेकिन इन 6 नदियों के पूरे वाटर एरिया को इंडस वाटर एरिया कहा जाता है, सिंधु जल क्षेत्र कहा जाता है, और 11.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में एरिया फैला हुआ। इस पूरे इंडस वाटर एरिया का, पूरे इंडस वाटर एरिया मतलब 11.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया का 47% पाकिस्तान में है, यानी सबसे ज्यादा। 39% इंडिया में, 8% चाइना में है, और 6% अफगानिस्तान। बट सबसे ज्यादा ये प्रभाव क्षेत्र इसका पाकिस्तान। लगभग 30 करोड़ लोग एक इस जल क्षेत्र के चारों तरफ रहते हैं, इस जल क्षेत्र में रहते हैं, जो इन पर निर्भर है। 3.9 करोड़ एकड़, मतलब लगभग 4 करोड़ एकड़ जमीन केवल और केवल पाकिस्तान की इसी पर निर्भर है। इसी के पानी से इस नदी की सिंचाई होती है। आप समझ सकते हो कि ये एरिया कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है। ये आपका इंडस, झेलम, चिनाब, सतलज, ये सतलज केवल दिख रहा है। सतलज का उद्गम इधर जा रहा है, और ये इंडस का उद्गम इधर जा रहा है। बाकी सभी नदियां भारत की ही है। 11.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। 47% एरिया पाकिस्तान, 39% एरिया भारत, 8% चाइना और 6%। 8% चाइना इसलिए कि इंडस आया है चाइना से और सतलज आया है चाइना से, तो वो वाला एरिया ले लो। बाकी कुछ घुमा है जो इंडस उधर की तरफ, तो थोड़ा सा अफगानिस्तान वाला एरिया भी वो कवर कर लेता है। 30 करोड़ लोग इस क्षेत्र के आसपास रहते हैं, और केवल पाकिस्तान की 3.9 करोड़ एकड़ जमीन की सिंचाई इसी पर आश्रित है। और इसी पानी के बंटवारे को लेकर जब हमारा देश आजाद हुआ, तो आजादी के समय जब सीमांकन किया गया, तो बहुत जल्दी जल्दी सीमांकन किया गया, सीमा आयोग बनाया गया, और इतनी जल्दी जल्दी बाउंड्री दी गई कि सीमा पर हर जगह कुछ न कुछ डिस्प्यूट बना रहा, जो धीरे धीरे करके समझौते के माध्यम से हम लोगों ने उसको सॉर्ट आउट किया। तो इस सीमांकन में, बंटवारे में, पानी का बंटवारा नहीं हुआ था। इसलिए आजादी के बाद आवश्यकता महसूस हुई कि पानी का बंटवारा किया जाए, क्योंकि बीच में 2-3 विवाद उभर कर सामने आए। तो विश्व बैंक के मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर साइन किया, और एक भारत की नहीं, विश्व की सबसे उदार संधि आई, जिसको इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। उदार संधि का मतलब है कि भारत ने इसमें सबसे ज्यादा उदारता दिखाई, क्योंकि सारे नदी का उद्गम कहां है? इंडिया में। तो जो नदी का क्षेत्र इंडिया में है, उस पर भारत का पूरा अधिकार हो सकता है, ये तो भारत के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन भारत ने यहां उदारता दिखाते हुए और पाकिस्तान की भला की भी सोची, और उसी हिसाब से संधि किया, और उसी संधि को हम इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। सिंधु जल संधि, नदियों के जल के वितरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच सितंबर 1960 में हुई एक संधि, जिसके द्वारा दोनों देशों को पानी के उपयोग का प्रावधान किया गया। ओके, क्या किया गया भाई? तो इस ट्रीटी में आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, 2 अनुच्छेद में इस 6 नदियों को 2 भागों में बांटा गया, पूर्वी नदियां और पश्चिमी नदियां।
पश्चिमी नदियां में सिंधु, झेलम, चिनाब, और पूर्वी नदियां में रावी, सतलज। कैटेगरी बना दी गई जो एकदम भारत साइड में है। और पारी का बंटवारा कैसे किया गया? तो पूर्वी नदी का यानी रावी, सतलज और ब्यास नदी का 100% पानी, 100% पानी इंडिया यूज करेगा निर्विवाद रूप से। कोई माई का लाल इस अधिकार को नहीं रोक सकता। डैम बना सकता है, पानी रोक सकता है, पानी नहीं जाने दे सकता है, क्योंकि इन नदियों की पानी बह करके पाकिस्तान के माध्यम से ही अरब सागर में गिरती है। इस ट्रीटी में भी प्रोविजन किया गया कि इस नदी की पानी जब पाकिस्तान में जाएगी ना, तो पाकिस्तान बहने से भी नहीं रोक सकता है कि हमारे यहां मत भेजो, मेरी मर्जी। स्पष्ट लिखा हुआ। आज हम इस संधि का भी थोड़ा समीक्षा कर देंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। वर्ल्ड बैंक में मामला गया तो इसका बाद रिजल्ट क्या होगा, तो आज पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी 100% पूर्वी नदियों का पानी हमारा अधिकार होगा, और पश्चिमी नदियों का जो पानी होगा, सिंधु, झेलम, चिनाब, जिस तरह से 100% राइट पूर्वी नदियों के पानी का मेरा होगा, हम लोगों का है। आर्टिकल 3 में अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि उसी तरीके का अधिकार पश्चिमी नदियों के पानी पर पाकिस्तान का, यानी वो उनके जिम्मे, ये हमारे जिम्मे। लेकिन पूर्वी नदियों का 100% पानी हमारा, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम 100% यूज करें या ना करें। हम 100% कर सकते हैं, हम रोक सकते हैं, लेकिन चूंकि सभी नदियां हमारे क्षेत्र से ही निकल रही है, इसलिए पश्चिमी नदियों के पानी पर 80% उनका राइट और 20% भारत का अधिकार। लेकिन भारत का अधिकार कैसा होगा भाई? तो भारत उस पानी को 20% पानी को यूज कर सकता है, राइट? कृषि क्षेत्र में यूज कर सकता है, जल विद्युत परियोजना भी बना सकता है। यह विवाद रहा कि नहीं बना सकता है, और जिस पर पाकिस्तान ने विरोध किया कि हम लोग क्यों रातले परियोजना, किशन गंगा परियोजना जब हम लोगों ने बनाना शुरू किया तो पाकिस्तान ने विरोध किया। हम जल विद्युत परियोजना भी बना सकते हैं, हम डैम भी बना सकते हैं, डैम में थोड़ा बहुत पानी रोक भी सकते हैं, क्योंकि जब भी हम जल विद्युत परियोजना बनाएंगे तो डैम बनेगा, डैम बनेगा तो पानी स्टोर किया जाएगा। अब प्रश्न यह है कि इस ट्रीटी का मतलब क्या है, हम पानी स्टोर कर सकते हैं कि नहीं? तो वहां कहा जा रहा है, ट्रीटी कह रहा है कि पानी आप रोकिए, 20% तक पानी रोक सकते हैं, क्योंकि डैम जब भी बनाइएगा तो पानी रोकिएगा ना जी पहाड़ों के बीच में, लेकिन उसके प्रवाह को आप नहीं रोक सकते, यानी वो चलता रहेगा। यानी नदी के पानी को आप नहीं रोक सकते, ये हमारा राइट नहीं है, लेकिन 20% यूज करने का राइट हमारा है। यही है हमारे और पाकिस्तान के बीच सिंधु ट्रीटी, सिंधु जल समझौता 1960। ये नदी दिख रहा होगा, इंडस, झेलम और चिनाब, ये 3 नदियां हो गई, राइट? ये पश्चिम वाली, और इधर सतलज, ब्यास और रावी दिख रहा है। रावी, सतलज यहां से देखो, यहां भी सतलज है, यहां से देखो, और ये सब जाकर के पाकिस्तान में मिल जा रही है। ये सतलज चाइना से और ये इंडस चाइना से निकल रहा है, बाकी सारी नदियां इंडिया से निकल रही है। तो इंडिया का राइट, स्वाभाविक सी बात है, और पश्चिमी नदियों पर भी 20% इंडिया का राइट रहेगा। सिंधु नदी बेसिन की सहायक नदियों को पूर्वी नदियों सतलज, ब्यास और रावी तथा पश्चिमी नदियों झेलम, चिनाब, सिंधु में विभाजित किया गया। पूर्वी नदियों का 100% पानी भारत के लिए, आर्टिकल 2, तथा पश्चिमी नदियों का 80% पानी पाकिस्तान के लिए होगा, आर्टिकल 3। कोई डाउट नहीं है। पश्चिमी नदियों के पानी को भारत भी सीमित इस्तेमाल कर सकता है, लगभग 20% ऑब्लिक 36 लाख एकड़ फीट पानी यूज कर सकता है, आर्टिकल 3 कहता है।
और भारत पश्चिमी नदियों पर जल विद्युत परियोजना बना सकता है, परंतु पानी की प्रवाह को, यहां पानी को रोक नहीं सकता है का आशय है कि पानी के फ्लो को रोक नहीं सकता है। ध्यान में रखना होगा। आर्टिकल 3 कहता है, यही सिंधु वाटर ट्रीटी जल संधि में पानी का बंटवारा किया। और फिर हुआ कि एक सिंधु आयोग बनाया जाएगा, जिसमें एक इंडिया के कमिश्नर होंगे और एक पाकिस्तान साइड से कमिश्नर होंगे। इस आयोग का एक होगा वर्ल्ड बैंक, और यह आयोग किसी भी तरह के प्रश्न, क्वेश्चन उठता है तो उसका उत्तर देगा और कोशिश करेगा कि दोनों लोग मिलकर इस संधि पर बने रहे। ही कोई भ्रम की स्थिति हो तो आयोग स्पष्ट करेगा और दोनों देशों को संधि पर बनाए रखने का प्रयास करेगा। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं कि संधि की प्रमुख बातें समझ में आ गई होगी। सितंबर 2016 को हमारी सरकार ने डिसाइड किया कि हम अब कुछ कठोर कदम उठाएंगे, और 25 नवंबर 2016 को हमारी सरकार ने कठोर कदम उठा लिया। याद है 25 नवंबर? पीछे हम लोग चर्चा करके आए थे जम्मू कश्मीर पढ़ते समय डेट वाइज। सितंबर 2016 में हमने डिसाइड किया कि भारत सिंधु जल समझौते के तहत अपने हिस्से की पानी का पूरा इस्तेमाल करने का निर्णय लिया, और झेलम और चेनाब नदी पर 2 जल विद्युत परियोजना निर्माण का निर्णय लिया। रातले परियोजना 850 मेगावाट की, किशनगंगा परियोजना 330 मेगावाट। क्योंकि बच्चा, टीटी के बाद भी हम अपने क्षेत्र का 100% पानी भी यूज नहीं करते थे। मुश्किल से हम 40% पानी अपने क्षेत्र का यूज करते थे। 60% पानी पाकिस्तान जा रहा था, उसे पाकिस्तान का सिंचाई हो रहा था। और पश्चिमी नदियों का जो 20% पानी है वो भी हम यूज नहीं करते थे। मुश्किल से हम 2 से 3% पानी यूज करते थे। जल विद्युत परियोजना बनाने में खर्चा भी तो आता है, पड़ा हुआ था, पानी बह रहा था, जा रहा था। सरकार ने कहा कि सबसे पहला काम कि हम अपना पानी अब यूज करेंगे। जो मेरे हिस्से का 100% पानी है वो नहीं देंगे, 100% यूज करेंगे। अरे भैया, 10-20 हजार करोड़ लगा के नहर बना के रेगिस्तान तरफ मोड़ देंगे, पूरे राजस्थान गुजरात को हरा भरा बना देंगे, पाकिस्तान नहीं जाने। जब बात झगड़ा की आ गई है तो झगड़ा करेंगे, और जो हमारा 20% पश्चिमी नदी में है उसको भी हम यूज। ये निर्णय हमारी सरकार द्वारा लिया गया, भारत द्वारा सिंधु जल समझौते के तहत अपने हिस्से की पानी का पूरा इस्तेमाल करने का निर्णय, तथा चेनाब और झेलम नदी पर 2 जल विद्युत परियोजना बनाने का निर्णय इमीडिएट पाकिस्तान द्वारा विरोध किया गया। क्योंकि हम चूंकि अब तक करते नहीं आ रहे थे, तो पाकिस्तान को लगा कि ये क्या करना शुरू कर दिया भारत, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। विरोध स्वाभाविक था, पाकिस्तान द्वारा विरोध किया गया। 25 दिसंबर 2016, 25 नवंबर 2016 को हमने सार्वजनिक तौर पर घोषणा की, जिसको वाटर सर्जिकल स्ट्राइक कहा गया। याद है, पीछे हम लोगों ने चर्चा किया था। और 1 महीने बाद 25 दिसंबर 2016 को पाकिस्तान द्वारा इस मामले में विश्व बैंक को हस्तक्षेप करने की अपील की गई कि वर्ल्ड बैंक, इसमें आप इंटरफेयर कीजिए। इस ट्रीटी में जो प्रोविजन है, इस प्रोविजन में वर्ल्ड बैंक का कोई बहुत बड़ा रोल, क्या रोल है मैं आगे बताऊंगा। बट वर्ल्ड बैंक से हम कहेंगे या पाकिस्तान कहेगा, जो भी कहेगा वर्ल्ड बैंक से ही हम लोगों को कहना होगा, हे वर्ल्ड बैंक,
हस्तक्षेप, ये वर्ल्ड बैंक हस्तक्षेप। अब क्या हस्तक्षेप कर सकता है, ये तो हमारे समझौते में क्या क्या लिखा गया है इससे समझ में आएगा। पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक से गुहार लगाई कि वर्ल्ड बैंक भैया आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए, भारत गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। तो जल विद्युत परियोजना ऊपर से हमने कहा कि हम अपना पूरा पानी यूज करेंगे। 1 अगस्त 2017 लगभग 6 महीने बाद विश्व बैंक द्वारा फैक्ट शीट जारी किया गया। विश्व बैंक ने बताया, फैक्ट शीट मतलब का होता है कि ट्रीटी में ये फैक्ट है, ट्रीटी में लिखा हुआ है। उसने कहा पाकिस्तान भाई ट्रीटी में लिखा हुआ है और उसके अनुसार भारत जो कर रहा है वो सही कर रहा है, ये संधि का उल्लंघन भारत नहीं कर रहा है। इंडिया परमिटेड टू कंस्ट्रक्ट किशन गंगा प्रोजेक्ट एंड रातले प्रोजेक्ट अंडर इंडस वाटर ट्रीटी, वर्ल्ड बैंक। क्लियर है? वर्ल्ड बैंक ने क्लियर किया कि इंडिया को इंडस ट्रीटी के अनुसार, वाटर ट्रीटी के अनुसार किशन गंगा प्रोजेक्ट और रातले प्रोजेक्ट को बनाने का पूरा राइट है। वो बना सकता है, वो बनाएगा। क्लियर है? इंडिया इज अलाउड टू कंस्ट्रक्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर फैसिलिटीज ऑन ट्रिब्यूटरीज of the Jhelum and Chenab rivers with certain restrictions. Under the 1960 Indus Water Treaty, the World Bank has said. पाकिस्तान तिल मिलाया, बट फिर भी पाकिस्तान चिल्लाना जारी रखा। यहां पर मैं बता दूं कि पाकिस्तान चिल्लाता रहा। इस ट्रीटी में एक प्रोविजन है और जो राइट है वर्ल्ड बैंक का, वर्ल्ड बैंक इसमें कुछ कर नहीं सकता है। वर्ल्ड बैंक इसमें कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। जब हमारा इंडस ट्रीटी बनाया गया तो उसमें जो प्रोविजन लिखा गया, उसमें लिखा गया कि अगर कोई क्वेश्चन आता है आपस में जो भी कम्युनिकेशन, तो ये काम सिंधु आयोग करेगा, इंडस कमीशन होगा, परमानेंट एक इंडस कमीशन का गठन किया जाएगा और वही सब कम्युनिकेशन करके, मीटिंग करवा करके चीजों को सॉर्ट आउट करवाने का प्रयास करेगा। आपसी बातचीत से अगर चीजें सॉर्ट आउट नहीं होती है तो दोनों में से कोई देश वर्ल्ड बैंक में जाएगा और वर्ल्ड बैंक से अपनी मांग कर रखेगा, भैया मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, संधि का उल्लंघन हो रहा। सबसे पहला काम वर्ल्ड बैंक करेगा, इस संधि का एक्सप्लेनेशन कर देगा कि भैया यही संधि में लिखा है, इसको फैक्ट शीट। फिर भी भारत या पाकिस्तान कहता है कि नहीं, तो ट्रीटी में है कि अगर किसी भी मुद्दे पर विरोध है, क्वेश्चन, प्रश्न, कोई विरोध और विवाद, तो विरोध है अगर, तो वर्ल्ड बैंक एक तटस्थ मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा। तटस्थ मध्यस्थ समझते हो ना, न्यूट्रल मीडिएटर। और वही तटस्थ मध्यस्थ बैठ करके इस पर अपना फैसला, और उसका फैसला दोनों देशों के लिए मान्य होना चाहिए। राइट? लेकिन अगर विवाद की स्थिति में आ जाता है मामला, स्टेप बाय स्टेप, केवल विरोध नहीं है, विवाद हो गया, डिस्प्यूट हो गया, तब वर्ल्ड बैंक का काम है कि वो आर्बिट्रेटर नियुक्त करेगा, जिसको कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कहा जाता है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कहा जाता है, उसके लिए वो एक आर्बिट्रेटर, या उसको हम चेयरमैन कहेंगे, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का एक चेयरमैन नियुक्त करेगा। अब वो चेयरमैन उस विवाद का निपटारा करेगा। वर्ल्ड बैंक का काम कुछ नहीं। वर्ल्ड बैंक का काम है कि या तो मध्यस्थ नियुक्त कर दे, या जो आर्बिट्रेटर है उसको नियुक्त कर। यहां पर मैंने आगे ना दे करके, हम इसमें से थोड़ा फास्ट हो गए और हमने यही क्लियर कर दिया कि फाइनली 31 मार्च को वर्ल्ड बैंक ने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया। 31 मार्च 2022 को विश्व बैंक द्वारा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के लिए एक तटस्थ विशेषज्ञ मिस्टर माइकल नीनो और
कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के लिए, सॉरी यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के लिए एक अध्यक्ष प्रोफेसर सीन मर्फी की नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू कर दिया और एक तटस्थ विशेषज्ञ के लिए उन्होंने इसका मिस्टर माइकल लीनो की नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू कर दिया, क्योंकि भारत कहता था कि अभी सेकेंड स्टेज में मामला है, इसलिए तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाए। समझ में आ रहा है? जो एक तरह का न्यूट्रल मध्यस्थ का काम करेगा। और पाकिस्तान कह रहा था कि ये मामला आर्बिट्रेशन को दिया जाए। अब मामला विवाद वाला है, ये आर्बिट्रेशन को दिया जाए, तो उसने एक साथ दोनों की नियुक्ति शुरू कर दी। ये मामला 22 में जब मामला ज्यादा आगे बढ़ा तो, लेकिन अभी तो शुरू हुआ है 18 से, कहानी 17-18 की चल रही है, राइट। फैक्ट शीट जारी हो गया 17 में, 16 से विवाद शुरू होता है, 17 में फैक्ट शीट जारी करके क्लियर कर देता है कि भैया ये भारत जो कह रहा है वो उसका अधिकार क्षेत्र है, वो कर सकता है। 7 मई 2018 पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, ये तो झेलम चिनाब वाला मामला था, किशनगंज रातला, अब हमारा पूर्वी नदी वाला, और पूर्वी नदी के पानी को भी तो हम पाकिस्तान में जाने से रोक सकते हैं ना, 100% यूज करेंगे। पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया कि रावी और ब्यास नदी के पानी को पाकिस्तान जाने से रोका जाए, यहीं पर सिंचाई में यूज किया जाए, बाकी बच जाए तो पाकिस्तान क्यों जाने दिया जाए, राजस्थान क्यों नहीं, गुजरात क्यों नहीं, ठीक है, जाने से रोका जाए। ये 7 मई 2018 को डिसाइड किया गया और 2011 अगस्त को शाहपुर कंडी परियोजना का निर्माण शुरू किया गया। इसको जुलाई 2017 में ही मंजूरी दी जा चुकी थी। शाहपुर कंडी परियोजना जो पंजाब हरियाणा सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि यही परियोजना को रोक करके, भाई पानी को रोकने के लिए आपको डैम बनाना पड़ेगा। डैम का काम सिंचाई भी होगा, बिजली उत्पादन भी होगा, वाटर सप्लाई भी होगा। डैम बहुउद्देशीय परियोजना, पानी को स्टोर करने के लिए तो डैम कहीं ना कहीं बनाना होगा, तो एक डैम बनाने का निर्णय, और यही नहीं आनन फानन में काम भी शुरू कर दिया गया, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है कि पानी तो कल देता है, बरसात का पानी है, वो बहेगा तो पूरा का पूरा बहेगा, तो कोई भी पानी, डैम का मतलब है कि बरसात में पानी ज्यादा होगा तो रोक दिया जाए, जमा कर दिया जाए, गर्मी में पानी नहीं रहेगा तो उस पानी को यूज किया जाए, बरसात का रुका हुआ पानी डैम में गर्मियों में यूज किया जाएगा, लेकिन जब बरसात में पानी ज्यादा आने लगता है तो डैम को खोला जाएगा, और जो खोला जाएगा तो दे दिया जाएगा पानी, जा थोड़ा बहुत पाकिस्तान भी। अब हेलो, इंडस वाटर ट्रीटी का एक प्रोविजन है कि भारत इतने से ही सारी नदियां बहती है कि जब भी भारत अपना डैम खोलेगा तो पाकिस्तान को सूचित करेगा रियल टाइम, ताकि पाकिस्तान संभावित बाढ़ से अपने बचाव का जुगाड़ कर सके। भारत को बताना होगा कि हमारे डैम ओवरफ्लो कर रहे हैं, अब हम पानी नहीं रोक सकते हैं, अब हमें अपना गेट खोलना पड़ेगा, और तब जाकर के पाकिस्तान अपने क्षेत्र में बाढ़ से राहत का काम करना। इंडस ट्रीटी खत्म हो जाने से हमारे ऊपर अब बाध्यता नहीं रही, यानी सारा कहानी डैम बनाने पर है। अगर हमने मैक्सिमम डैम बना लिया तो हम मैक्सिमम पानी को स्टोर कर सकते हैं, और मैक्सिमम पानी को इतना ज्यादा स्टोर करेंगे कि जब उनको पानी की जरूरत होगी तो हमको पानी उनको उपलब्ध होने नहीं दे सकते हैं। जब उनको पानी की जरूरत नहीं है, खूब वहां बरसात हो रहा है, तो हम इतना खोल देंगे कि, नहीं कहा जाता है कि सुखा सुखा के मारो फिर डुबा डुबा के मारो, ये पॉसिबल था क्योंकि इस तिथि में ये प्रोविजन। निर्माण प्रारंभ किया गया और 19 अगस्त 2018 को जब ये शुरू हुआ तो फिर से इमरान खान एक्शन में आए, और इमरान खान ने सिंधु जल विवाद पर पुनः वर्ल्ड बैंक जाने का निर्णय लिया, क्योंकि ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक कह चुका था कि भारत का अधिकार है
सरकार ने कहा फिर से हम वर्ल्ड बैंक जाएंगे। क्लियर है? 14 फरवरी 2019 क्या हुआ था? पुलवामा अटैक। फिर से भारत सरकार एक बार गंभीर हुई। पहली बार गंभीर हुई थी जब 16 में उड़ी हमला हुआ था, और फिर गंभीर और कश्मीर हिंसा हुआ था। फिर ये भी एक बहुत दुखदाई घटना था। फिर सरकार गंभीर हुई और नितिन गडकरी ने ज्ञान दिया कि सिंधु जल संधि के तहत भारत अपने हिस्से का पानी पाकिस्तान को नहीं देगा। इसको वाटर सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तान का बयान आया कि हम इसको लेकर इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे। ठीक है? और पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट जाने का काम शुरू कर दिया। अब इंटरनेशनल कोर्ट में मामला भेजेगा कौन? आर्बिट्रेटर के पास मामला भेजेगा कौन? वर्ल्ड बैंक। तो पाकिस्तान किसके पास जाएगा? वर्ल्ड बैंक के पास। पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक को प्रेशराइज किया। अब वही 2022 वाली कहानी दोहराई जाएगी। 19 की बात है, जनवरी 2020 में जम्मू कश्मीर में रावी की सहायक नदी ऊझ पर भारत द्वारा ऊझ परियोजना प्रारंभ कर दी गई। दनादन हम लोगों ने डैम बनाना शुरू कर दिया, ताकि कई फायदे, थोड़ा पैसा लगेगा लेकिन डैम बन जाने से हमारे लोगों को सिंचाई सुविधा भी मिल जाएगी, पानी की सुविधा भी मिल जाएगी, वाटर सप्लाई भी हो जाएगा, पीने का पानी पाइप के माध्यम से हम सप्लाई कर सकते हैं, बिजली उत्पादन का काम भी हो जाएगा। तो हमने नई नई परियोजनाओं की शुरुआत करी। ऊझ परियोजना को शुरू किया। 27 जनवरी 2023, सीधे हम 1-2 साल बाद आते हैं। भारत सरकार द्वारा सिंधु जल संधि में संशोधन हेतु पाकिस्तान को नोटिस दिया गया। हमारे इस इंडस वाटर ट्रीटी का एक आर्टिकल 12 है, अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में जो तीसरा धारा कह सकते हो है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जल संधि दोनों देशों की सहमति से बनी, और दोनों देशों में से कोई भी चाहे तो इस संधि को रिवाइज करने का काम शुरू करता है। बाध्यता नहीं है कि संधि को हमको मानना ही पड़ेगा। अरे हमारे यहां से पानी निकल रहा है, हमारा पानी है, कोई बाध्यता नहीं है। इसलिए क्लॉज दिया गया है कि दोनों देश चाहे तो इसको रिवाइज कर सकते हैं। उसी अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए भारत ने पाकिस्तान को नोटिस दिया कि पाकिस्तान भाई, अब हम संधि अब रोकेंगे ही नहीं। देखो कहानी दो है, हम अपने हिस्से का पानी रोकेंगे, एक अलग मुद्दा है, यानी अकॉर्डिंग टू ट्रीटी, और दूसरा मुद्दा है कि अब हम फिर से इस संधि पर रिवाइज करेंगे। हम सहमत नहीं है, ये संधि पाकिस्तान के पक्ष में है। काहे का 80% पानी देंगे हम पश्चिमी नदी का भाई? अब बात समझ में आ रही मेरी ना? पहले था थोड़ा सा उदार, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे उदार संधि मानी जाती है ये, जहां भारत के क्षेत्र से निकलने वाली नदियों का पानी मैक्सिमम पाकिस्तान को दिया जा रहा है। लेकिन हम पानी का अचार डालते, बाढ़ में डूब जाते, बढ़िया है ले जाओ। उदारता दिखा दिया शुरू में, लेकिन है तो उदार संधि, इसलिए इसमें क्लाउज दिया गया कि हम चाहें तो इसको रिवाइज कर सकते हैं। और हमने फर्स्ट नोटिस रिवाइज करने का दे दिया। पाकिस्तान तिल मिलाया, इसका कोई जवाब नहीं दिया। इंडिया सेंड्स नोटिस टू पाकिस्तान टू अमेंड 1960 इंडस वाटर ट्रीटी। क्लियर है? 24 फरवरी 2024 को रावी नदी पर शाहपुर कंडी बैराज को हमने बंद कर दिया। एक एक करके ले रहे हैं, बन गया बैराज, तो हमने पाकिस्तान जाने वाली पानी बंद कर दी। जाड़े का दिन था यार, बाढ़ तो था नहीं, बंद किया। गर्मी तक बंद करेंगे, बरसात आएगा तो खोलना ही पड़ेगा, बट बंद कर दिया। रावी नदी पर शाहपुर कंडी बैराज को बंद कर दिया और रावी नदी के पानी को पाकिस्तान जाने से रोक दिया। अब असली खेती धान वाली शुरू होती है जून में, जुलाई में। दिक्कतें तो होगी ही होगी। 30 अगस्त 2024 को हमारी सरकार ने पुनः पाकिस्तान को नोटिस दिया कि भैया हम
इस संधि को अमेंड करना चाहते हैं, संशोधन करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं। पाकिस्तान चुप रहा, पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। भारत सरकार द्वारा सिंधु जल संधि की समीक्षा के लिए पुनः पाकिस्तान को नोटिस जारी की गई। इंडिया सर्व्स नोटिस ऑन पाक 6th रिव्यू ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। ओके, इंडिया's notice issued on August 30, 2024 under Article 12(3) of the Indus Water Treaty calls on Pakistan to initiate government-to-government negotiations to review the treaty according to government sources. ने फिर से नोटिस दिया, देखते हैं वो क्या जवाब देते। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो वर्ल्ड बैंक का दरवाजा खटखटा रहे थे, वर्ल्ड बैंक से दबाव बना रहे थे कि वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेटर के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति करे। 2022 में इनके दबाव में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेटर के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति भी कर दी। भारत ने कहा कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेटर की नियुक्ति की जरूरत नहीं है, ये तो एक न्यूट्रल मीडिएटर ही काम, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ट्रीटी पहला स्टेप होगा न्यूट्रल मीडिएटर का, वही सल्टाएगा। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने दोनों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की और मार्च 2022 में दोनों की नियुक्ति अक्टूबर में कर दी। मार्च में प्रक्रिया शुरू की, मार्च 2022 में प्रोसेस शुरू किया, जिसकी चर्चा पीछे हमने किया। अक्टूबर 2022 में इन्होंने नियुक्ति भी कर दी। इधर भारत नोटिस पे नोटिस दिए जा रहा। 24 अप्रैल 2025 फाइनली भारत ने क्या किया, कहा कि पाकिस्तान पहलगाम हमला के 2 दिन बाद जब डिसीजन हमने लिया तो हमने कहा कि पाकिस्तान, आपको हमने 2 बार नोटिस दिया, आपने कोई जवाब नहीं दिया। सो अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी आर्टिकल 12(3) हम इस ट्रीटी को सस्पेंड करते। आप बैठते तब ना सस्पेंड, आप जवाब देते, इस पर बैठते। आपने तो कुछ किया नहीं। इंडिया के पास बिल्कुल राइट है या नहीं है सस्पेंड करने का। हमने जो भी किया वो 100% ट्रीटी के अनुसार किया। देखो, इस पर बहुत सारी अखबारों में क्या होता है कि ऐसे तैसे जो मन में आता है लोग लिखते चले जाते हैं, बट 100% फैक्ट के साथ अखबार नहीं लिखते। भारत ने कोई नया नहीं किया, भारत ने जो भी किया और भारत ने करने की प्रक्रिया 2016 से ही शुरू कर दी थी, बट स्टेप बाय स्टेप कर रहा था, लीगल फ्रेमवर्क में कर रहा था, ट्रीटी के फ्रेमवर्क में कर रहा था, क्योंकि बियॉन्ड ट्रीटी आना उचित भी नहीं था। हमने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड। इंडिया हैज मेनी ऑप्शंस, तेज एक्सपर्ट ने कहा कि अब भारत के पास तो पूरा ऑप्शन है, हम सारा पानी यूज कर सकते हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न सब हमारी मर्जी। अब मतलब अब हम इस संधि को नहीं मानते हैं, मतलब जो मन में आएगा करेंगे। इंडिया हैज सेड द इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960 विद पाकिस्तान विल बी हेल्ड इन अवियांस विद इमीडिएट इफेक्ट until Islamabad credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. India can stop sharing flood data. हम फ्लड डाटा, बाढ़ का डाटा शेयर करने से स्टॉप कर देंगे, बताएंगे नहीं, बाढ़ आएगा उनको पता भी नहीं चलेगा, डूब जाएंगे। मैंने बहुत सारे ऑप्शन है जो हम कर सकते हैं सस्पेंशन के बाद। पहलगाम टेरर अटैक, पाकिस्तान कट्स एयर स्पेस, स्नैप्स ट्रेड रिलेशंस विथ इंडिया। जब हमने 24 को ये किया, 22 तारीख को अटैक होता है, 24 तारीख को हमने ढेर सारा रिएक्शन दिखाते हैं, तो पाकिस्तान भी अपना जोश में रिएक्शन दिखाता है और सबसे पहला काम करता है कि भारत के लिए वो अपना एयर स्पेस बंद करता है, व्यापार बंद करता है, डैश डैश। यहीं तक की कहानी है बच्चा। अभी तक जो मैंने आपको कहा वो फैक्ट था। फैक्ट का मतलब है कि जैसे घटनाक्रम घटित होता है, उस घटनाक्रम की एक कहानी है। अब हमारे लिए जरूरी होता है एनालिसिस।
एनालिसिस का मतलब क्वेश्चन ही नहीं कहेगा कब कब क्या क्या हुआ, कितने तारीख को क्या हुआ, कितने तारीख को क्या हुआ, अभी तक बकवास था। बकवास का मतलब है कि जानने समझने के लिए था, कि आपके दिमाग में एक स्ट्राइक करे स्टोरी इसका। सिंधु वाटर ट्रीटी समीक्षा, राइट। अब इसमें हम हर एंगल को देखने का प्रयास करेंगे, और समीक्षा के बाद हम लोगों को पता चल जाएगा कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला। क्योंकि जब हम बहुत सारी चीजों को समझ लेते हैं तो हमें पिक्चर क्लियर हो जाता है। मतलब अगर इंटरनेशनल कोर्ट में जाता है मामला तो हम जीतेंगे कि हारेंगे, पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए, ये क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने एक क्लास में एक लाइन बोला कि कास्ट सेंसस संभव नहीं है, जाति जनगणना संभव कैसे संभव नहीं? सारा नेता कह रहा है, हमारे प्रधानमंत्री बोल दिए कि 20 तारीख को जाति जनगणना कराएंगे बच्चा, ये कराएंगे। ये बड़ा कहना मेरे लिए पता है कि संभव नहीं है, बट हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया कि संभव नहीं है मतलब आसान नहीं है। 2011 में पहली बार जाति जनगणना हुई। 2 मिनट बोल दूं। 2011 में पहली बार कास्ट सेंसस हुआ बच्चा, तो हमारी सरकार ने डेटा जारी नहीं किया। सारे विपक्ष ने कहा डेटा जारी करो, डेटा जारी करो, डेटा जारी करो। सरकार ने नहीं किया, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि 2011 का कास्ट सेंसस का डेटा हम नहीं जारी कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी डेटा में गड़बड़ियां हैं। पॉइंट नंबर 1, डेटा जारी नहीं कर। और 2021 में हम सेंसस नहीं करा सकते हैं क्योंकि कोविड के कारण सिचुएशन अनुकूल, और एफिडेविट में भारत सरकार ने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में दिखाया कि 2011 का जो सेंसस आया, कास्ट बेस्ड सेंसस, उसमें 44 लाख जाति की चर्चा, 44 लाख। अब बहुत सारी चीजें, अब उस, क्योंकि जब मैं बोलता हूं तो गवर्नमेंट का जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट का है उसकी कॉपी मैं निकाल के बोलता हूं, तो 44 लाख। सुनो मेरी बात, हेलो। देखो 2-3 चीजें से हम लोग बचे, जो हम लोगों के, पहली बात की, नॉर्मली यूपीएससी ने कहा है ये सिलेबस है, ये क्वेश्चन है, इसको पढ़ो, क्वेश्चन आंसर लिखो, पास करोगे, राइट। हम लोगों को पढ़ना चाहिए, अधिक से अधिक बेस्ट आंसर राइट का प्रयास करना चाहिए, नंबर लाना चाहिए। एक दूसरा एंगल है कि पढ़ो बोले हम कम, हम आपको पढ़ने पढ़ाने की बात कम बोले, जोश राइट, जोर लगा के। व्हाट इज दिस यार? आजकल मैं देख रहा हूं कोचिंग में नहीं होता फैशन, जोश एकदम पूरा, जैसे लग रहा है कि बैल हम हैं, कोई बड़ा सा कोई भार खींचने वाले हैं, तो बच्चों को पूरा जोश दिलाने के लिए इनकलाब जिंदाबाद कर रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद से परीक्षा पास हम लोग नहीं कर सकते हैं। सिंपल है, पढ़ना है, एग्जाम पास करना है। ये ताली बजाना और इनकलाब जिंदाबाद बचे, हम लोग फोकस करें। हेलो, 44 लाख कास्ट, क्योंकि 2011 के सेंसस में ऑप्शन दिया गया था कि आप स्वयं अपनी जाति भरे, जाति भरने का ऑप्शन था, सबने अपनी जाति 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 भर दी, 44 लाख कास्ट आया सामने। क्योंकि
इसके पहले 1931 में जाति जनगणना हुई थी। 1931 में जाति जनगणना हुई थी। 2011 की 31 के बाद पहली जाति जनगणना थी स्वतंत्र भारत की। तब से लेकर आज तक कास्ट में इतना फीजन फ्यूजन हुआ है, कई लोग तो गोत्र को भी कास्ट के रूप में लिखना शुरू कर दिए हैं। जाति से कई उपजातियां बन गई है। एक ही जाति के अलग अलग क्षेत्रों में नाम अलग अलग है। कि सबको ऑप्शन दे दिया जाए जाति लिखने का, तो 44 लाख जातियों की कैटेगरी कैसे बनाओगे कि एससी में किसको रखे, ओबीसी में किसको रखे? क्योंकि हमें तो बनाना पड़ेगा ना। हमें इसी आधार पर फिर सामाजिक शैक्षिक पिछड़ापन दिखाना पड़ेगा। पॉसिबल। दूसरा एग्जाम्पल 2023 में बिहार सरकार ने अपने खर्चे पर जाति जनगणना का काम शुरू किया। बिहार सरकार को यह बात पता था, क्योंकि 2021 में ही सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने अपना समस्या बता दिया था, तो वहां के अधिकारी सब अलर्ट थे। सरकार उन्होंने क्या किया कि बिहार में जब जाति जनगणना कराई गई 2023 में, तो लोगों को यह नहीं कहा गया कि आप भरिए कि आप किस जाति के, क्योंकि पता था सरकार को कि इतनी जातियां आएगी कि सरकार बाप बाप करके मर जाएगी। जाति आधारित पॉलिटिक्स हो ही नहीं पाएगी। इसलिए 215 जाति की लिस्ट दे दी गई, हर जाति का कोड नंबर दे दिया गया और कहा गया कि आप इनमें से जिस जाति के अपना कोड नंबर डालिए। आप समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कुछ भी होगा वही 215 जाति बिहार में पाई जाएगी। अब उसमें से आप नहीं हैं तो आप राम राम कीजिए। तीसरा फैक्ट कि जो 215 जातियों की लिस्ट दी गई थी वो 1931 के जनगणना के आधार पर दी गई थी। 1931 में बिहार में जो 215 जातियां पाई गई थी वही 215 जातियों की लिस्ट डाल दी गई। मेरी बात समझ में आ रही है? 1936 में गवर्नमेंट का एक अध्यादेश आया था जिसमें डिसाइड किया गया था कि एससी की कैटेगरी में किस जाति को शामिल किया जाए, उसके लिए क्या आधार हो। आधार नंबर वन कि जिनको कुएं पर पानी नहीं पीने दिया जाता है, सड़कों पर चलने नहीं दिया जाता है, जिनको बहिष्कृत रखा जाता है, वो एससी में शामिल किए जाएंगे। आधार नंबर 2 जिनके पास खाने को नहीं है। समझ में आ रहा जो उस समय की स्थिति थी। आज हम एससी में शामिल जातियों को उस कैटेगरी के आधार पर परीक्षण करेंगे तो सब एससी से बाहर नजर आएंगे। तो आज किसी जाति को एससी में शामिल करने का आधार क्या होगा? मुश्किल हो जाएगा। आज किसी जाति को ओबीसी में शामिल करने का आधार क्या होगा? क्योंकि मंडल कमीशन ने जब ओबीसी में शामिल करने का आधार बनाया, वो आधार भी तब से लेकर आज तक काफी बदल चुका है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इतना ये हौज पौज है कि बस इस पर पॉलिटिक्स हो सकती है। जाति जनगणना नहीं होगा। और तीसरा, कर्नाटका में जाति जनगणना करा दिया गया आनंद फानन में, अभी 2025 में। 15 से शुरू हुआ था, 25 में उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई नहीं, लीक हो गई। फरवरी 2025 में, अप्रैल 2025 में वहां का जाति जनगणना का रिपोर्ट लीक हुआ। उस लीक में वहां 2 जातियां जो थी वो सबसे दबंग कही जाती थी, और कर्नाटका की कोई भी पॉलिटिक्स इन दोनों के बिना नहीं चलती थी। ओकालिंगा और लिंगायत। ओकालिंगा 17% पॉपुलेशन ऑफ कर्नाटका इज ओकालिंगा, और 16% पॉपुलेशन ऑफ कर्नाटका इज लिंगायत। राइट? नया वाले सेंसस में लगभग 8% पॉपुलेशन ओकालिंगा का और लगभग 7.5% पॉपुलेशन लिंगायत का। दोनों आंदोलन पे उतर आए हैं। लेटेस्ट जमकर आंदोलन चल रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारा पॉपुलेशन कम होगा तब तो कर्नाटका की पॉलिटिक्स में हमको कोई पूछेगा ही नहीं। देखो,
तो इतनी ज्यादा जंजाल है ना कि फाइनली निष्कर्ष यही होगा कि रियल कास्ट बेस्ड सेंसस पॉसिबल नहीं है। जो आउटपुट निकालना चाहते हैं कास्ट बेस्ड सेंसस का, उसी तरीके से जब हम किसी भी चीजों को संभालते हैं तब जाकर के रियल सिनेरियो सामने आता है। मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी चीजें अटपटी बातें अखबारों में लिखी गई है, तो यहां पर आज पिक्चर हम लोग क्लियर कर देंगे। सिंधु जल समझौता का निलंबन जो भारत सरकार ने किया है, भारत सरकार के इस निलंबन का एक एंगल है वर्ल्ड बैंक एंगल, राइट। और वर्ल्ड बैंक एंगल हम देखते हैं कि इसमें वर्ल्ड बैंक क्या कर सकता है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि वर्ल्ड बैंक का इसमें कोई राइट 25 दिसंबर 2016 को वर्ल्ड बैंक ने फैक्ट शीट जारी किया, याद है, द इंडस वाटर ट्रीटी 1960। मैंने उसी साइट से उसका ये पूरा का पूरा कॉपी करके यहां डाला है। वाटर्स ट्रीटी 1960 एंड द रोल ऑफ द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का क्या रोल है? द ट्रीटी डज नॉट एम्पावर द वर्ल्ड बैंक टू डिसाइड वेदर वन प्रोसीजर शुड टेक प्रीसिडेंस ओवर द अदर। क्योंकि ये कहानी ये हो रही थी क्योंकि इंडिया कह रहा था कि केवल मध्यस्थ नियुक्त किया जाए, राइट, और पाकिस्तान कह रहा था कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेटर का चेयरमैन नियुक्त किया जाए। वर्ल्ड बैंक को कोई राइट नहीं है ये डिसाइड करने का कि क्या नियुक्त किया जाए। समझ में आ रहा मेरी बात? उसने दोनों को नियुक्त कर दिया, ले भैया, क्योंकि इस ट्रीटी में वर्ल्ड बैंक को कोई पावर दिया ही नहीं गया है, वो केवल एक सिग्नेटरी मध्यस्थ है, साथ में हस्ताक्षर किया है, दैट्स ऑल। और हम दोनों लोग उसी से कहेंगे और वो नियुक्त करेगा, जो नियुक्त जिसको करेगा वही फैसला करेगा। हमारा इसमें वर्ल्ड बैंक का कोई चलने वाला नहीं है। पहला पॉइंट। However, 5 years of joint efforts did not yield a solution. On March 31, 2022, the World Bank decided to resume the process of appointing a neutral expert and the chairman of the Court of Arbitration. मैंने अभी बताया 5 साल तक ये दोनों कहते रहे वर्ल्ड बैंक को, और 5 साल तक वर्ल्ड बैंक ने कोशिश किया कि मामले को फैक्ट शीट जारी करके सच्चाई बताया, रिजॉल्व करे, लेकिन फाइनली मार्च 2022 से वर्ल्ड बैंक ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेटर के चेयरमैन की नियुक्ति पाकिस्तान मांग कर रहा था और एक न्यूट्रल मीडिएटर की नियुक्ति भारत मांग कर रहा था। दोनों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ किया और अक्टूबर 2022 में नियुक्त किया। नवंबर 2022 में इनकी मीटिंग भी शुरू हो गई। और नवंबर 2022 द वर्ल्ड बैंक हेल्ड 2 सेपरेट हैंडओवर मीटिंग्स विद द न्यूट्रल एक्सपर्ट एंड द चेयरमैन ऑफ द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। इनकी मीटिंग भी वर्ल्ड बैंक के साथ 2 मीटिंग सेपरेट हो गई, ठीक है। एज ऑफ नाउ द आर्बिट्रेशन प्रोसेस इज ऑनगोइंग विथ बोथ पार्टीज प्रेजेंटिंग देयर केस। हाउ द ट्रीटी वर्क। यहां पर मैंने एक पैरा निकाला है कि ट्रीटी वर्क्स कैसे करता है, इसमें क्या क्या कौन कौन कर सकता है। क्वेश्चंस, अगर कोई प्रश्न है, हैंडल्ड बाय द कमीशनिंग, कौन आयोग, सिंधु आयोग। मैंने अभी बताया था ना कि क्वेश्चन को हैंडल कौन करेगा। अगर दोनों देशों के बीच सिंधु जल को लेकर कोई प्रश्न खड़ा होता है तो वो हैंडल आयोग करेगा। दोनों तरफ के कमिश्नर होंगे, अपना मीटिंग करेंगे और मीटिंग करके इसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चंस हैंडल्ड बाय कमीशन। डिफरेंसेस, मत भिन्नता, आर टू बी रिजॉल्व बाय अ न्यूट्रल एक्सपर्ट। क्लियर है? और मत भिन्नता, किसी मुद्दे पर हमारा विचार अलग और आपका विचार अलग, इसको हम कहते हैं मत भिन्नता। और यही मत भिन्नता कल के डेट में विवाद में तब्दील, जब हम भी अड़े रहे अपने विचार पर और आप भी अड़े रहे अपने विचार पर, तो यहां से डिस्प्यूट राइज होता है। मत भिन्नता न्यूट्रल एक्सपर्ट करेगा, ओके। एंड डिस्प्यूट्स आर टू बी रेफर्ड टू एन एड हॉक arbitral tribunal called the Court of Arbitration. The role of as a signatory to the treaty,
द वर्ल्ड बैंक्स रोल इज लिमिटेड एंड प्रोसीजरल। वर्ल्ड बैंक का रोल इसमें कहीं कुछ नहीं है, बस प्रक्रिया के रूप में एक पार्ट है वो, कोई मुख्य भूमिका उसकी। यानी ट्रीटी कहता है कि कोई भी मुद्दा हम वर्ल्ड बैंक में ले जाएंगे, वर्ल्ड बैंक दोनों को नियुक्त करेगा और फाइनली डिसीजन इन्हीं को करना है, और ये भी डिसीजन अपने मन से तो नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू ट्रीटी, अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी, उसके प्रोविजन के हिसाब से करेंगे। केस नंबर था, कोर्ट में केस नंबर होता है तो वहां से इसका लीगल एंगल, इसका लीगल एंगल क्या है? इंडस वाटर ट्रीटी आर्टिकल 2, राइट, प्रोविजंस रिगार्डिंग ईस्टर्न रिवर्स। आर्टिकल 2 पूर्वी नदियों के बारे में है। पूर्वी नदियां किसका है? जल्दी बोलो। भारत का। ऑल द वाटर्स ऑफ द ईस्टर्न रिवर shall be available for the unrestricted use of India except as otherwise expressly provided in this article। एक लाइन से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके पास है, ज्यादा भी पढ़ लीजिएगा। 100% बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के इंडिया यूज करेगा। इसी में नीचे दिया हुआ है कि इंडिया से बह के पानी जब जाएगा पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान रोकने का कोई आदेश, रोकने के लिए नहीं कहेगा, बहेगा तो बहेगा। समझ में आ रहा है? और हमारे द्वारा यूज किए जाने वाले पानी 100% में पाकिस्तान कोई इंटरफेरेंस। क्लियर? आर्टिकल 3, प्रोविजंस रिगार्डिंग वेस्टर्न रिवर्स। पाकिस्तान शैल रिसीव फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज all those waters of the western rivers which India is under obligation to let flow under the provisions of paragraph 2। क्लियर है? पाकिस्तान पूरा का पूरा उसी तरह यूज करेगा, राइट है, जिस तरह भारत का है, लेकिन 20% इंडिया का है। और क्या क्या चीज में इंडिया का है? डोमेस्टिक यूज, नॉन कंजम्पटिव यूज, agricultural use as set out in annexure C and generation of hydroelectric power as set out in annexure D। उसमें कुछ प्रोविजन दिया गया है कि ये टर्म कंडीशन को पूरा करते हुए हम अपना जल विद्युत परियोजना का निर्माण भी भारत सतलज पर, झेलम पर, चिनाब पर कर, सतलज नहीं, इंडस, झेलम और चिनाब पर कर सकते। ये लीगल स्टेटस ही है हमारा, जो उसका मेन। आर्टिकल 12(3), द प्रोविजंस ऑफ दिस ट्रीटी मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बी मॉडिफाइड बाय अ ड्यूली रेटिफाइड ट्रीटी कंक्लूडेड फॉर दैट पर्पस बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स। इसका 3 जो है ये यही कहता है कि दोनों इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। भारत ने मॉडिफिकेशन के लिए पाकिस्तान को 2 नोटिस भेजा कि परिस्थितियां बहुत बदल गई है और अब हम लोग इस पर मॉडिफिकेशन चाहते हैं। पाकिस्तान ने इसका जवाब देने के बजाय कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो हम लोगों को यह अधिकार बना कि हम लोग इसको सस्पेंड। ये वो लेटर है जिसको 24 तारीख को हमारी सरकार ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को भेजा। डियर मिस्टर मुर्तजा, 24 अप्रैल 2025, और इसमें उन्होंने स्पष्ट किया वही वाला बात। हेलो, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 1960 अंडर आर्टिकल 12(3)। आप लोगों को थोड़ा बहुत दिख रहा होगा कि नहीं? उसमें कोई बात नहीं, आप अपने समझ जाओ, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। मैं इतना समझा दिया, और क्या चाहिए, है ना? इसमें साफ लिखा हुआ है वही बातें
कि आर्टिकल 12(3) के अनुसार हमारी सरकार ने पाकिस्तान को कई बार नोटिस दिया, आपने कोई जवाब नहीं दिया। हाल में बढ़ते हुए आतंकवाद, घुसपैठ, हमारे यहां की आर्थिक स्थिति, एग्रीकल्चरल सिचुएशन, बढ़ती हुई जनसंख्या, तमाम तरह की घटनाक्रमों को देखते हुए हम लोगों ने इस इंडस वाटर ट्रीटी को रिवाइज करने का, अमेंड करने के लिए नोटिस दिया, और आपका जब कोई जवाब नहीं आया, देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड दैट द इंडस वाटर ट्रीटी 1960 विल बी हेल्ड इन, क्या है, एम्बियंस विथ, जो भी है मुझे भी नहीं दिख रहा, मतलब इमीडिएट इफेक्ट से इसको सस्पेंड किया। लीगली हम कहां हैं, कुछ आपको समझ में आ रहा है? तो हमारा लीगल स्टेटस ओके है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम 100% ट्रीटी के अकॉर्डिंगली सही हैं, और यही यह बात की आशा दिलाता है कि हम इंटरनेशनल कोर्ट में हारने वाले हैं, वाला पॉइंट। अब तेरा क्या होगा पाकिस्तान? नेक्स्ट पार्ट हम लोगों के लिए होगा कि इस स्टेप का पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक पक्ष है जो हम लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि यही सब है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए, आप सुझाव दीजिए, क्या क्या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन उत्पन्न हो सकता है। ये आपके आईआर में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। सबसे पहले हम कहानी को समझे कि पाकिस्तान इंडस पर कितना डिपेंडेंट है। जितना ज्यादा डिपेंडेंट उतना ही मार उसको पड़ेगी, जितना कम डिपेंडेंट उतना ही कम प्रभाव पड़ेगा। तो पहले उनकी डिपेंडेंसी को हम देखें, तो डिपेंडेंसी पीछे भी बता चुके हैं। पाकिस्तान की कृषि भूमि का लगभग 80% कृषि भूमि, बच्चा, लगभग 1.6 करोड़ हेक्टेयर सिंधु वाटर सिस्टम पर, सिंधु नदी के पानी पर निर्भर। यानी ये गया तो उनकी पूरी खेती गई। जिस किसी भी देश की 80% एग्रीकल्चर इस पर डिपेंडेंट है, स्वाभाविक सी बात है कि उसकी निर्भरता कितनी ज्यादा है, उसकी व्यवस्था कितनी ज्यादा। सिंधु प्रणाली का 93% जल, इस सिस्टम का 93% वाटर केवल सिंचाई के लिए यूज होता है। मतलब पाकिस्तान में पानी का मैक्सिमम यूज सिंचाई में ही है। देश की लगभग 23.7 करोड़ आबादी में से 61% लोग इसी सिंधु बेसिन में निवास करते, यानी उनकी पूरी आजीविका और रोजगार इसी नदियों पर निर्भर है। सिंधु प्रणाली पाकिस्तान के राष्ट्रीय जीडीपी का लगभग 25% उत्पन्न करती है, यानी एग्रीकल्चर का टोटल इनकम सिंधु प्रणाली से आता है। प्रमुख शहरों जैसे कराची, लाहौर, मुल्तान की वाटर सप्लाई भी इसी प्रणाली से होती है। ये बंद तो पीने के लिए पानी भी बंद। क्लियर? तरबेला और मंगला बांध जो पाकिस्तान के जल विद्युत उत्पादन की रीढ़ है, सिंधु पर ही, ये दोनों वहां का मेन डैम है। एक हमारे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के पास है, और एक खैबर पख्तूनख्वा के पास है जो ऊपर से सिंधु आ रहा है। तरबेला डैम सिंधु नदी पर स्वाबी जिला खैबर पख्तूनख्वा प्रांत पाकिस्तान में स्थित है, जो इस्लामाबाद से लगभग 35 किलोमीटर
उत्तर पश्चिम में है। यह दुनिया के सबसे बड़े मिट्टी से बने बांधों में से एक है और पाकिस्तान के लिए सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मंगला डैम झेलम नदी पर मीरपुर जिला, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है, जो मीरपुर शहर के निकट भारतीय सीमा के पास है। यह पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा डैम है। यह जल भंडारण और हाइड्रो पावर उत्पादन का प्रमुख स्रोत है। एक पिक्चर क्लियर हो गया। एक दूसरा पिक्चर की दुखदाई बात है कि पाकिस्तान के पास पानी जमा करने का भी बहुत ज्यादा डैम है। जिस देश में पानी जमा करने का ज्यादा डैम हो वो बहुत ज्यादा निर्भर नहीं हो पाएगा। निर्भर इन द सेंस कि भारत बरसात में पानी छोड़ना ही पड़ेगा। जब छोड़ेगा तो अपने डैम में भर लेगा और भर के वो अपने गर्मी के दिनों में यूज करेगा। डैम भी नहीं है तो भारत बरसात में पानी छोड़ेगा तो पाकिस्तान डूबेगा और गर्मी में सूखेगा। डैम हो तब तो वो यूज करेगा। ये भी एक हमारे लिए ध्यान रखने वाली बात है। इस ट्रीटी के निलंबन के क्या क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं। तो डिपेंडेंसी से तो एक आइडिया मिल गया कि इतनी निर्भरता है तो दुष्परिणाम भी इतना ही खतरनाक होगा। पाकिस्तान सूखेगा, पाकिस्तान डूबेगा, पाकिस्तान पानी के बिना तड़प तड़प के मरेगा और पानी वाला इंडस्ट्री भी बंद हो जाएगा। बहुत सारे इंडस्ट्री है, जो शुगर इंडस्ट्री जिसमें पानी की जरूरत होती है, उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। हेलो, लेकिन केवल पॉजिटिव ही नहीं प्रभाव है बच्चा, निगेटिव भी प्रभाव है। निगेटिव प्रभाव का दो एंगल है। एक, पाकिस्तान ऑलरेडी जो वहां के कट्टरपंथी हैं वो वहां के लोगों में भारत के खिलाफ भड़काने में लगे हुए। इस कदम से उनका काम आसान हो जाएगा और पाकिस्तान के युवाओं को, पाकिस्तान के लोगों को भारत के खिलाफ भड़काकर उन्हें आतंकी बनाना, भारत में भेजना आसान पॉसिबल है। ये नेगेटिव है। हमारी विदेश नीति यही कहती है कि कभी भी पड़ोसी की अधिक खराब स्थिति नहीं होने देना चाहिए। पड़ोसी को मारते रहो लेकिन इतना मत मारो कि वो भस्मासुर बन जाए कि हम तो डूबेंगे सनम। तो एक बेहतर विदेश नीति यही कहती है कि पड़ोसियों को संतुलित रखना चाहिए और इस नीति को अगर हम ध्यान में रखें तो हमें भी सोचना चाहिए। हमारे खिलाफ यूज किया जा सकता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारी प्रतिष्ठा घटेगी क्योंकि ये एक अनएथिकल एक्टिविटीज है। अनएथिकल इस सेंस में कि अगर किसी देश की सरकार गलत करती है तो उस देश की जनता को दंड देना उचित नहीं, एथिकली उचित नहीं। नैतिकता का सिद्धांत यही कहता है ना, अगर किसी देश की सरकार गलत करती है तो उसके बदले में उस देश की जनता पर को सजा देना उचित नहीं है। इस पर एक आपका एथिक्स में केस आया था। अगर आप लोग एथिक्स का पेपर देखते होंगे तो याद होगा। क्वेश्चन था अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहायता पर। आज बहुत सारे अमीर देश गरीब देशों को आर्थिक मदद देते हैं। भारत चिल्ला चिल्ला कर दुनिया के अमीर देशों को बताता है, अमेरिका को, यूरोप को, कि सुनो सुनो सुनो, रुको रुको रुको, पाकिस्तान को कोई सहायता इसलिए मत दो कि पाकिस्तान उस धन का दुरुपयोग करता है, आतंकवाद को फैलाने में दुरुपयोग करता है।
दूसरे देश में आतंकी भेजता है, बम फोड़वाता है, लोगों को मारता है। इसलिए पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय सहायता नहीं मिलनी। इस पर एथिकल जजमेंट क्या होगा? मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? उत्तर है मिलनी चाहिए। क्योंकि एथिकल जजमेंट में हमें व्यापक मानव हित को सोपान क्रम में ऊपर करना पड़ता है। सरकार की गलतियों की सजा आम जनता को नहीं दी जा सकती। हां, हम आम जनता की भलाई के लिए सरकार को जो आर्थिक सहायता देते हैं, हम अमेरिका हैं, तो हम सहायता का तरीका बदल सकते हैं। हम एनजीओ के माध्यम से पाकिस्तान की जनता की भलाई कर सकते हैं। जब हमें पता चलता है कि पाकिस्तान की सरकार उस पैसे का दुरुपयोग कर रही है, तो हम तरीका बदल सकते हैं। लेकिन हम उस आर्थिक मदद को रोकना एथिकली उचित, तो इस संदर्भ में भी देखा जाए तो हम जोश में भले उनको, लेकिन कितना खराब लग रहा है कि डुबा डुबा के मारे और सुखा सुखा के मारे। किसको मारे? आम जनता को। गलती कौन कर रहा है? मुट्ठी पर कट्टरपंथी और सरकार। ये भी एक एंगल है सोचने वाला। और तीसरा एंगल है चाइना वाला, क्योंकि हमारी 2 नदियां इसमें से चाइना से आ रही है, और इसके अलावा भी और कई नदियां, ब्रह्मपुत्र आदि भी चाइना से आ रही है। उस एंगल को भी हमें, जब कोई डिसीजन लेना होगा तो हमें तो हर पहलू को ध्यान में रखना होगा। पहले तो पाकिस्तान पर संभावित प्रभाव देखते हैं। कृषि क्षेत्र पर संकट पहला प्रभाव होगा। सिंधु प्रणाली 68% ग्रामीण आबादी को कृषि रोजगार देती है। फसलों जैसे गेहूं, चावल, गन्ना, कपास की उपज पर इसका सीधा असर पड़ेगा। खाद्य उत्पादन में भारी गिरावट से भोजन की किल्लत होगी और महंगाई में वृद्धि होगी। ये वहां पर प्रभाव पड़ेगा। शहरी जल संकट, कराची, लाहौर जैसे शहरों को पीने के पानी की आपूर्ति इससे बाधित होगी। जल संकट से स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक असंतुलन उत्पन्न होने की संभावना बनेगी। ऊर्जा क्षेत्र पर असर, सिंधु जल पर आधारित टर्बेला और मंगला जैसे बांध कुल जल विद्युत का बड़ा हिस्सा उत्पन्न करते हैं। जल प्रवाह घटने से बिजली उत्पादन घटेगी, बिजली की कटौती होगी, औद्योगिक ठहराव होगा और घरेलू जीवन भी प्रभावित होगा। पाकिस्तान में पहले से ही चल रहे ऊर्जा संकट में और ज्यादा वृद्धि होगी। आर्थिक प्रभाव, कृषि और बिजली दोनों प्रभावित होने से जीडीपी में गिरावट आएगी, रोजगार में कटौती होगी और ग्रामीण ऋण चुक जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होगी। जल आधारित उद्योग, टेक्सटाइल, शुगर आदि पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा। ये सब उद्योग धंधे बंद करने होंगे। जल भंडारण की सीमा, पाकिस्तान की कुल जल भंडारण क्षमता केवल 14.4 MAF है, जो प्राप्त वार्षिक जल का मात्र 10% है। यानी इन नदियों से जितना पानी जाता है उसका 10% ही पानी पाकिस्तान भंडारण कर सकता है। जल भंडारण बहुत ही कम है। भंडारण क्षमता की कमी से जल संकट और तेजी से गहराएगा। भू राजनीतिक प्रभाव, पाकिस्तान ने इस कदम को संधि का उल्लंघन और एक आक्रामक कदम बताया है। भारत के इस कदम से जल कूटनीति, वाटर डिप्लोमेसी का एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। इससे द्विपक्षीय संबंधों में तनाव होगा, अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप भी बढ़ सकता है, बढ़ेगा और क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ सकती है। मतलब लगभग मैंने पूरा डायमेंशन डाल दिया है कि क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। थोड़ा सा चाइना एंगल भी हम लोग देख लें। हम तो पाकिस्तान को रुलाएंगे डुबा डुबा के, सुखा सुखा के। अब पाकिस्तान और चाइना अगर एक दूसरे के दोस्त हैं तो इसका बदला हो सकता है, हमें सोचना होगा। इसलिए जब कभी भी हम कोई कदम उठाएंगे बच्चा, तो हम चाइना को न्यूट्रलाइज करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर चाइना को न्यूट्रलाइज नहीं किए तो चाइना हमारे लिए भी समस्या खड़ा कर सकता है। जो काम हम कर रहे हैं वो काम चाइना कर सकता है। चाइना सतलज और इंडस नदी के पानी को रोक सकता है।
चाइना सतलज और इंडस नदी के पानी को मोड़ सकता है, चाइना ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को रोक सकता है, पानी को मोड़ सकता है, और इन नदियों पर खास करके नॉर्थ ईस्ट में जितने भी हमारे जल विद्युत परियोजनाएं बनाई जा रही है उस पर बुरा असर पड़ सकता है। वो भी वही काम अख्तियार करेगा और रियल टाइम डाटा का एक्सेस नहीं देगा, तो हमारे यहां भी बाढ़ आएगा, हमारे यहां भी बाढ़ आएगा। क्लियर है? समझना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चाइना हमें पानी चोर सिद्ध करने का प्रयास करेगा। पानी चुराने वाला पानी चोर, पानी डकैत, पानी का गुंडा, अपना पानी रोक दिया, डैश डैश डैश, यानी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमें बदनाम करने का प्रयास करेगा और पाकिस्तान के फेवर में आवाज उठाएगा, वीटो लगाएगा, सब कुछ करेगा। इन सब चीजों को भी हमें सोचना होगा और इन सब चीजों को भी ध्यान में हम लोगों को रखना होगा। लेकिन करेगा तो कितना करेगा? उत्तर है ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि जो हमारी भौगोलिक बनावट है उस भौगोलिक बनावट में हमारे यहां जो पानी आता है वो पानी अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों से होकर आता है। समझ में आ रहा मेरी बात? तो ऑलरेडी इतना पानी आ जाएगा कि हमको चाइना के पानी रोक देने से बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के पहले पहाड़ी इलाके में घूमता है और तब ब्रह्मपुत्र नदी असम में नीचे गिरता है, राइट? तो पहाड़ी इलाके में बहुत बड़ा बाढ़ का प्रकोप नहीं आ सकता, क्योंकि जहां भी पहाड़ी इलाकों में आवासीय इलाका होता है वो पहाड़ के ऊपर होता है, तो बाढ़ का बहुत ज्यादा असर पहाड़ों पे नहीं होगा। भूस्खलन हो, बारिश हो, उसी का असर होता है। बाढ़ से डूबने का काम कोसी नदी में बाढ़ से प्रभावित कौन इलाका होता है? कोसी के उद्गम का पहाड़ी इलाका या बिहार का मैदानी इलाका? तो बिहार का मैदानी इलाका। समझ में आ रहा मेरी बात? तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, बट फिर भी हमें हर पहलू को सोचना चाहिए। इसलिए मैंने यहां पर एक चाइना एंगल भी दे दिया है। नदी प्रवाह को रोकना या मोड़ना चीन भी कर सकता है। चीन ब्रह्मपुत्र, यारलुंग, सांगपो, सतलज और सिंधु जैसी नदियों का प्रवाह रोक सकता है या मोड़ सकता है, जिसके निम्न परिणाम हो सकते हैं। खेती के मौसम में जल संकट उत्पन्न हो सकता है, अचानक बाढ़ या जल आपूर्ति की रुकावट हो सकती है, जल विद्युत और सिंचाई में बाधा उत्पन्न हो सकती है। ठीक है। दूसरा एक बात यहां और ध्यान में रखने की है कि यूएन वाटर रिसोर्सेज कन्वेंशन 1997 में आयोजित किया गया और यह कन्वेंशन जो है वो जल क्षेत्र में होने वाले विवाद पर इस कन्वेंशन से सॉल्यूशन निकलता है। यानी जो भी इस कन्वेंशन पर साइन किया है वो ऐसा नहीं कर सकता, नहीं करेगा। लेकिन सबसे दुख की बात है कि चाइना इस कन्वेंशन पर साइन नहीं किया है, तो वो तो कर सकता है। ये बचाव भी हम लोगों को नहीं मिल रहा है कि हम निश्चिंत होकर बैठे। यह संधि उन नदियों और जल स्रोतों पर लागू होती है जो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच साझा होते। इसका मकसद है कि देशों के बीच साझा नदियों के जल का न्यायपूर्ण, सुरक्षित और टिकाऊ उपयोग हो और आपसी विवाद न हो। इसीलिए एक कन्वेंशन आयोजित किया गया। यह संधि चीन पर कानूनी रूप से लागू नहीं होती है क्योंकि चीन ने इस कन्वेंशन पे हस्ताक्षर नहीं किया। तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि संधि से हम बच जाएंगे। चीन को जो करना होगा आराम से कर सकता है। हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करना बंद करना, मानसून के दौरान बाढ़ की चेतावनी के लिए चीन द्वारा रियल टाइम डेटा बेहद अहम होता है। डोकलाम इशू जब हुआ था, डोकलाम इशू हम लोग पढ़ेंगे, डोकलाम इशू जब हुआ था तो चीन ने रियल टाइम डेटा को एक्सेस देना हमारा बंद कर दिया था, फिर बाद में उसने देना शुरू किया। डोकलाम गतिरोध की तरह चीन जानकारी साझा करना बंद कर सकता है, जिससे आपदा प्रबंधन प्रभावित हो सकता है। तिब्बत में बांध निर्माण तेज करना, चीन सुपर डैम जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना सकता है, बड़का बड़का डैम बना सकता है ताकि पानी को रोक सके। रोकने के लिए नीचे भारत में जल प्रवाह घट सकता है, जब डैम बना देगा तो जल प्रवाह घट सकता है।
नॉर्थ ईस्ट में भारत में पर्यावरणीय असंतुलन हो सकता है, यह बांध सैन्य रणनीति में इस्तेमाल हो सकते। सूखा या बाढ़ चक्र, वाटर शॉक वॉरफेयर। चीन यदि कभी पानी रोकता है और कभी अचानक छोड़ता है तो यह रणनीति भारत में खेती को बर्बाद कर सकती है, अचानक बाढ़ और भूस्खलन को जन्म दे सकती है। इससे सीमा राज्यों में संकट उत्पन्न हो सकती है, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में। कूटनीति का लगाव, चीन नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों के साथ मिलकर एक नदी गठबंधन बना सकता है भारत के खिलाफ। आजकल सबको मोबिलाइज करने का प्रयास ऑलरेडी चीन कर रहा है। एक नदी गठबंधन बना सकता है और भारत को क्षेत्रीय जलचोर के रूप में, जल डकैत के रूप में, जल गुंडा के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों पर इसका असर, हिमाचल, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट में भारत का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, चीन के जल प्रवाह को रोकने से दुष्प्रभावित हो सकते हैं। और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में परियोजनाओं को तेज करना, चूंकि पीओके में सीपेक के माध्यम से चीन के पास ये अधिकार है कि वो यहां पर ढेर सारा प्रोजेक्ट लगा सकता है, तो बदले में वो सीपेक में जाकर बड़े बड़े जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कर सकता है। चीन सीपेक के तहत गिलगिट बाल्टिस्तान में विवादास्पद बांध और ढांचागत परियोजनाओं का निर्माण तेज कर सकता है, जिससे भारत की संप्रभुता के दावे को चुनौती मिल सकती है। और लास्ट, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का समर्थन। चीन भारत के हितों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में वीटो लगा सकता है और कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर सकता है। तो लगभग हर पहलू क्लियर है कि क्या क्या लीगल में हम जीतेंगे, क्लियर है। हम अगर रोकते हैं तो पाकिस्तान पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, क्लियर है। चाइना क्या क्या संभावित समस्या क्रिएट कर सकता है, यह भी क्लियर है। इंटरनेशनल एंगल दिख ही रहा है। जब अटैक हुआ तो सबका बयान आया ट्विटर पे, हमारे मैक्रोन फ्रांसीसी राष्ट्रपति है ना, मैक्रोन ने भी भारत का के साथ खड़ा रहने और इस आतंकी हमले की निंदा की। स्टारमर हमारे यूके के प्रधानमंत्री, इन्होंने भी भारत के साथ रहने और इस आतंकी हमले की निंदा की। नेतन्याहू इजराइल के, इन्होंने भी भारत के साथ रहने और निंदा की। ये सब उसी समय का ट्वीट है। मेलोनी इटली की, इसने भी भारत के साथ रहने का सहयोग दिया, आश्वासन दिया और निंदा की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी इस आतंकी हमले की निंदा की। तो इंटरनेशनल लेवल पर अगर भारत कुछ करता है तो बहुत ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं बनेगा और अभी के आतंकी हमले के कारण लोग भारत के पक्ष में नजर आएंगे, उन लोगों को छोड़कर जो पापी हैं। चाइना, अमेरिका, कहने का मतलब है पापी का मतलब कि जो जिनके साथ हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है और जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, या जो भारत पाकिस्तान की लड़ाई में अपना इंटरेस्ट खोजते हैं, वो भले पाकिस्तान का साथ दे, लेकिन ये इंटरनेशनल एंगल यही बन सकता है। इंडिया का एंगल क्या होगा भाई? तो सिंधु जल संधि का निलंबन का हमारे लिए क्या प्रभाव होगा? पाकिस्तान का नकेल कसा जाएगा, पाकिस्तान की नानी याद दिलाई जाएगी, पाकिस्तान पर दबाव बनाना संभव होगा। क्लियर है? जम्मू कश्मीर की जल संबंधी आवश्यकता भी पूरी होगी। इसी जोश में ढेर सारा डैम बन जाएगा तो हो सकता है कि रेगिस्तान भी हमारे यहां उपजाऊ बन जाए। हो सकता है कि हम राजस्थान और गुजरात में भी इन्हीं नदियों के पानी को यूज कर लें। कुछ अच्छी, जम्मू कश्मीर के लोग बहुत लंबे समय से इस बात को विरोध में करते खड़े रहे हैं कि सरकार हमारे यहाँ की पानी को सीधे भेज देती है पाकिस्तान और हमारे यहाँ की पानी की जरूरत अभी पूरी नहीं हो पाती है। अब
जम्मू कश्मीर के लोगों की पानी की जरूरत को पूरी करने के लिए वहां डैम बनाना पड़ेगा, राइट। और डैम बनाने के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि पैसा नहीं होने के कारण कोई बहुत बड़ा डैम नहीं बन पाया, जिससे वहां के लोगों की पानी की जरूरत पूरी नहीं होती है और वो पानी चला जाता है पाकिस्तान। तो अगर ऐसा होगा तो जम्मू कश्मीर के लोगों की पानी की जरूरत भी पूरी होगी। ये अच्छे प्रभाव है, बट कुछ खराब प्रभाव भी है। पाकिस्तान की जनता को इसका प्रत्यक्ष नुकसान होगा। फलतः अतिवाद, अतिवाद मतलब एक्सट्रीमिज्म, फंडामेंटलिज्म, आतंकवाद, अतिवाद में वृद्धि होगी। वहां के जो फंडामेंटलिस्ट हैं, कट्टरपंथी हैं, वो वहां की जनता को भारत के खिलाफ और ज्यादा भड़काएंगे और भारत के खिलाफ उनको यूज करेंगे। अतिवाद में वृद्धि होगी और भारत के विरुद्ध जन भावना के विकास की संभावना, और आम जनता की भावना जब भारत के खिलाफ होगी तो फिर आगे चल के कोई भी भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को अच्छा करने का जो प्रयास हो सकता है, वो प्रयास हमारा कभी सफल नहीं हो पाए। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में भारत की कमी होगी, कहीं ना कहीं होगा कि बदला इसने भी लिया, ये भी वही किया। अब तक जिस गरिमा के साथ हम अपनी स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बनाए रहे हैं, वो गरिमा हमारी खत्म होगी, नहीं रहेगी। फिर हम भी उसी कैटेगरी में आ जाएंगे, उसने झापड़ मारा तो हमने भी झापड़ मार दिया। एक सीमा तक हम मारे और हमने इस बात को दिखाया कि हम झापड़ मारते हैं तो सीमा तक मारते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमने जितने भी अभियान चलाए, कोशिश किया कि वहां की जनता को नुकसान न हो, कोशिश किया कि वहां के लोगों को नुकसान न हो। हमने उनके हवाई पट्टी को उड़ाया, हम चाहते तो वहां के लोगों को भी उड़ा सकते थे। हमने हवाई पट्टी को उड़ाया ताकि वहां का कोई विमान उड़ न सके। हमने उनको आर्थिक नुकसान देने का प्रयास किया, या फिर हम वहां मारते हैं जहां आतंकियों का कैंप होता है। हमने आतंकियों के कैंप पर मारा। जब हमने उसके पहले सर्जिकल स्ट्राइक किया था, बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक कहो, दोनों सर्जिकल स्ट्राइक में हमने उनके आतंकियों के कैंप को जब ध्वस्त किया था, तो हमारे लिए टारगेट कौन थे? आतंकी थे। बट कभी भी हमने वहां के आतंकियों को टारगेट के बजाय सिविलियन को टारगेट करने का प्रयास नहीं किया, और साथ साथ मिलिट्री को भी टारगेट करने का प्रयास नहीं किया। तो हम इसलिए नहीं किए क्योंकि हम कम से कम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक मानवतावादी देश के रूप में अपनी गरिमा को बनाए रखना चाहते हैं, गांधी के देश के रूप में अपनी गरिमा को बनाए रखना चाहते हैं। और जो गलतियां यूक्रेन में रूस ने करी है, जो गाजा में इजराइल कर रहा है, हम उस लेवल पर नहीं रहे हैं। क्योंकि जिस आधार पर हम वहां की इन घटनाओं की निंदा करते हैं, जब हम भी करने लगेंगे तो फिर हमारे लिए वो निंदा करने का कोई आधार नहीं रह जाएगा। तो ये भी एक पहलू है। और लास्ट, बाढ़ की आशंका, ये भी एक प्रभाव रहेगा, क्योंकि हम पानी रोकेंगे तो हमारे लिए भी बाढ़ की संभावनाएं बनेगी। सिंधु जल संधि क्या है? क्लियर है? इसके क्या क्या प्रोविजन है? क्लियर है? हाल के वर्षों में सिंधु जल संधि विवाद क्या है? जो विवाद उभर कर सामने आया उसका कारण क्लियर है ना? क्यों आया, क्या विवाद का संदर्भ है, कैसे कैसे विवाद उभर कर बड़े विवाद के रूप में तब्दील हुआ। इस विवाद का घटनाक्रम क्या है, दिमाग में है? इस विवाद का घटनाक्रम क्या है, कैसे कैसे ये विवाद, और फिर इसकी समीक्षा, हमारे द्वारा उठाए गए कदम की समीक्षा। सिंधु जल संधि की समीक्षा यहां नहीं हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी उस पर बरसों से हो चुकी है। यहां पर तो हमारे द्वारा इंडस वाटर ट्रीटी का किया गया जो सस्पेंशन है, उसकी समीक्षा। और जब हम सस्पेंशन की समीक्षा करते हैं, इवैल्यूएशन, एग्जामिन, इवैल्यूएट, अकाउंट फॉर, एनालाइज, डिस्कस, कमेंट, यूपीएससी में जब प्रश्न में इन सब शब्दों का प्रयोग होता है, इसका आशय है कि इस घटना के पक्ष विपक्ष हर पहलुओं पर चर्चा की जाए। और जब हम समीक्षा किए तो हमने इसके हर एंगल को दिमाग में डाला। इस घटना का पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्लियर है? इस घटना से
भारत को क्या फायदा होगा, नुकसान होगा? क्लियर है? क्लियर है? इस घटना का चीनी एंगल भी कुछ हो सकता है क्या? अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन के कंटेक्स्ट में देखें या हम जियोपॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में देखें तो चीनी एंगल भी हमारे लिए जानना चाहिए। तो चीनी एंगल क्या हो सकता है इस घटना पर? इंटरनेशनल एंगल क्या हो सकता है, क्या होगा? लगभग सभी पहलुओं को हम लोगों ने समझ लिया। अब एक पहलू मैं आप लोगों पर छोड़ रहा हूं, बहुत सिंपल पहलू है कि आप लोग, मैंने नहीं लिखा है, ये लास्ट है हमारा। वो तो आप बताएंगे, आप बताएंगे क्या करना चाहिए। एक बात आता है ना, क्या करना चाहिए। हमने जो सस्पेंशन किया जारी रहे या छोड़ दे? जारी रहे। कोर्ट में जीतेंगे ही जीतेंगे, और जीत के झुका के फिर छोड़ सकते हैं। अक्सर उदार रहे हैं हम, उदारता का परिचय देंगे क्योंकि नुकसान का भी डर है हमको। चीन वाला ज्यादा नुकसान का डर नहीं है, बट इस जारी रखने के साथ साथ हमें चाइना को भी न्यूट्रलाइज करके रखना चाहिए, क्योंकि एक लड़ाई कर ही रहे हम, झूठ मूठ का एक नया ट्रेंगल क्यों फंसाने जाए। चाइना को न्यूट्रलाइज करने के लिए दो तरीका है, प्यार और मार। प्यार कहां से होगा? रसिया के साथ, क्योंकि रसिया के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, तो ऐसे ही चाइना न्यूट्रलाइज रहेगा। रसिया के साथ हम बहुत शानदार संबंध रखें, शानदार संबंध रखेंगे तो रसिया हमारे साथ खड़ा रहेगा या शांत रहेगा, या रसिया का दबाव चाइना पर पड़ेगा और चाइना न्यूट्रलाइज रहेगा कि भैया पाकिस्तान के मामले में तू शांत हो जाना यार, क्यों ज्यादा बोल रहा। और ऑपरेशन सिंदूर में चाइना ने यही किया। बहुत ज्यादा चाइना उछल के नहीं आया, एक लाइन भी नहीं बोला कि हम भी अपना सेना भेज रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। तो रूस के साथ प्यार, तो चाइना शांत, और इधर अमेरिका के साथ भी क्वाड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इसमें भी हम अपनी भूमिका मजबूत बनाए रखें। समझ में आ रहा है? तो एक भय भी चीन के साथ बना रहेगा, और इधर हम अपना हथियार औजार भी पजा के रखें। पजाना समझते हो? जैसे चक्कू पजाया जाता है ना, धार देना, उस तरह से हम भी अपने हथियार औजार को धार दे के रखें, दिखाते रहें। और ऑपरेशन सिंदूर में हमने दिखा दिया। कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर केवल भारत पाकिस्तान की लड़ाई नहीं थी, भारतीय हथियार और चीनी हथियार की लड़ाई थी। पाकिस्तान की तरफ से चीनी हथियार था, भारत की तरफ से भारतीय हथियार था। तो ये भी एक एंगल है। और इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीनी हथियार की कीमत बहुत तेजी से गिरी है बच्चा, डिमांड बहुत तेजी से गिरी है, और भारत निर्मित हथियारों की डिमांड तेजी से बढ़ी। हम आज अपने स्वदेशी रक्षा उपकरणों के अच्छे खासे निर्यातक बनने जा रहे हैं, और इस घटना ने हमारे निर्यात को बढ़ाने में योगदान दिया। तीनों काम हमें करना चाहिए। क्लियर है? संधि की पुनः समीक्षा तो जरूरी है भाई, ये तो किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 12 के तहत 12(3) संधि को बदलने या समाप्त करने की मांग परिवर्तित परिस्थितियों के आधार पर की जा सकती है, की जा चुकी है, की जानी चाहिए। सही है? वैश्विक जल कानूनों के अनुरूप संशोधन, हम अड़े रहेंगे कि पाकिस्तान इंडस वाटर के ऊपर अब जो भी समझौते होंगे वो उसी तरह के होंगे जैसे विश्व के जल संबंधी कानून कहता है। हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे कि हम आपके साथ अन्याय करने जा रहे हैं, लेकिन आखिर जब विश्व ने कानून बना रखा है तो हम उस कानून का सम्मान करते हैं, और उसी कानून के अनुसार अब समझौता होना चाहिए। अब जो भी प्रावधान रखे जाएंगे उसी कानून के अनुसार रखे जाएंगे। उस कानून के अनुसार जैसे ही प्रावधान रखे जाएंगे ना, पाकिस्तान की हालत ऐसे ही खराब हो जाएगी। ये हमारा एक प्रेशर का काम करेगा। जल संधि और 2004 के बर्लिन नियमों के अनुरूप संशोधन किया जाए, इससे हमारे फेवर में सब जाएगा।
तीसरा, पूरा जल का हक इस्तेमाल करना। अभी जो समझौता है उसके तहत रावी, ब्यास, सतलज, पूर्वी नदियों के जल का 100% उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अपनी परियोजनाओं को तेज कर दिया जाए, जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण तेज कर दिया जाए, पानी को स्टोर करने की क्षमता का विकास किया जाए। ये काम को रोका नहीं जाए, क्योंकि कोर्ट में तो मामला ज्यादा दिन तक चलेगा। ये हम अपना काम जारी रखें। आंतरिक जल प्रबंधन में सुधार किया जाए। वही मैंने कहा कि जल का जितना ज्यादा प्रबंधन किया जा सके। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और राजस्थान में सिंचाई तंत्र और नहरों का आधुनिकीकरण किया जाए। अगर हम जल को स्टोर करेंगे और स्टोर करने की खूब क्षमता विकसित कर लिए, स्टोर करके करेंगे क्या? स्टोर करेंगे, करोड़ों रुपया खर्चा करके हमने स्टोर करने की क्षमता विकसित कर ली, अब फिर स्टोर करेंगे और फिर वापस पाकिस्तान को छोड़ देंगे, फिर स्टोर करेंगे, फिर पाकिस्तान को छोड़ देंगे, क्या फायदा? हम स्टोर करेंगे तो हम इसके स्टोर को कुछ यूज करें, और यूज तभी करेंगे जब हम नहरों का एक संजाल विकसित करें, और जहां सिंचाई की सुविधा नहीं है, नहरों के माध्यम से सिंचाई की सुविधा का विकास करें। बिहार में तो घर घर नल योजना चल रहा है ना, तो हर घर में जो पानी है पीने की तो उपलब्ध कराने का परियोजना चले ही चले, लेकिन हम सिंचाई सुविधाओं का विकास करके इस जल प्रबंधन को सही ढंग से यूज कर सकते हैं। विद्युत परियोजना लगा करके विद्युत की कमी को दूर कर सकते हैं। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अलग थलग करें। पाकिस्तान द्वारा विवाद समाधान का दुरुपयोग और आतंकवाद को समर्थन देने वाले देश के रूप में उनकी भूमिकाओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उजागर किया जाए, पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए। यही हमारी वर्तमान स्ट्रेटेजी होनी। कंप्लीट। लगभग इसमें और कोई डायमेंशन मुझे नहीं लगता है कि बच रहा है। बच्चा, जो डायमेंशन है क्वेश्चन वहीं से होगा, तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। फैक्ट्स इसमें इतना ज्यादा है, उस फैक्ट्स को यूज करके अपने आंसर को रीच कर सकते हो। मैंने बार बार कहा है कि 15,000 बच्चे मेंस लिखते हैं और 1,000 बच्चे फाइनली सेलेक्ट होते हैं। मेंस लिखना मायने नहीं रखता, सेलेक्ट होना मायने रखता है। हर प्रश्न का आंसर होना चाहिए, और फिर हर प्रश्न का आंसर सामान्य नहीं बल्कि बेहतर होना चाहिए, ताकि बाकी से आपको नंबर अधिक मिले। जिसको हम कहें रिच आंसर, समृद्ध आंसर। और समृद्ध आंसर दो तरह से होता है। एक, आपका अप्रोच क्लियर हो। अप्रोच समझ में आ रहा? समझ, जब समझ क्लियर होगा तो टू दी पॉइंट आप आंसर करो। और दूसरा, कुछ लिपस्टिक पाउडर टाइप की चीजें भी हो जो खूबसूरती को बढ़ाती है। और जो फैक्ट्स है, जो इंफॉर्मेशन है जो मैंने दिया है, इन सब इस इंफॉर्मेशन को यूज करके, ये सब फैक्ट्स को यूज करके तुम उस आंसर की खूबसूरती को सकते हो, रीच कर सकते हो। तो हम लोग एक टॉपिक खत्म किए। अब हम लोग अगले क्लास में भारत चीन बॉर्डर पे चलेंगे और वहां देखेंगे कि ये चीनी क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है? तो चाहे वो गलवान घाटी डिस्प्यूट्स हो वो भी समझेंगे, डोकलाम डिस्प्यूट्स हो वो भी समझेंगे, काला पानी विवाद, नेपाल को क्रिएट करने में चीन ने क्या भूमिका, काला पानी विवाद का नाम सुने हो, वो भी समझेंगे। और कैसे चाइना हमारे पड़ोसी देशों को अपने ग्रिप में लेने का प्रयास करके हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स उत्पन्न कर रहा है, ये भी देखने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास भारत चीन। भारत चीन थोड़ा टाइम लगेगा, म्यांमार कम टाइम लगेगा, बांग्लादेश थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि बांग्लादेश में एक्स्ट्रा टॉपिक आपका कई बन रहा है। अवैध घुसपैठ बन रहा, रोहिंग्या विवाद आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती है या नहीं है, तो रोहिंग्या इशू बन रहा है। ये सब सेपरेट टॉपिक हम लोगों को करना होगा। दो टॉपिक यहां बांग्लादेश से इंपॉर्टेंट बना। एक तीसरा टॉपिक बन रहा है कि हाल में जो बांग्लादेश में बदलाव आया, सत्ता परिवर्तन हुआ,
और सत्ता परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जिस तरीके से वहां रेडिकलिज्म का उभार हुआ, कट्टरपंथियों की डोमिनेंसी बढ़ी, तो जब वहां बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की डोमिनेंसी बढ़ेगी तो आतंकियों को, धार्मिक आतंकवादियों को फलने फूलने का मौका मिलेगा, और वो फलेंगे फूलेंगे तो बम किस पर फेंकेंगे? हमारे ऊपर। आप समझ में आ रहा? तो ये जो नई सिक्योरिटी थ्रेट्स उभर करके सामने आई है, तो इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू आज के क्लास के लिए। कल हम लोग मिलते हैं। 1 मिनट। कोई बच्चा हमारा जूस में आ गया था। भारत माता की जय। कुछ क्वेश्चन जो है ना बच्चा, इसको रहने दो ना, देख लेता हूं क्या क्या क्वेश्चन अभी लायक है। चलो ना, कुछ अभी आगे पिक्चर बाकी है। एक चीज ध्यान में रखो, मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन आपका आए, जस्ट खत्म हुए क्लास पे आए। खत्म हुए क्लास पे समझ में आ रहा है? अगर आप पे सियाचिन इशू पे कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं, एलओसी पे क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं, राइट? सरक्रीक पे कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं, सिंधु पे कोई क्वेश्चन हो पूछिए। लेकिन अक्सर हम लोगों की आदत क्या होती है कि मैं आपको ग्राउंड फ्लोर घुमा रहा हूं कि ये वो है, ये वो है, ये वो है, और बच्चा मन ही मन सोच रहा अच्छा फर्स्ट फ्लोर पे क्या होगा, और अचानक एक क्वेश्चन डालेगा कि सर वहां क्या होगा। सिंस ग्राउंड के बाद हम फर्स्ट पे चलेंगे, वहां सारा क्लियर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।